फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम 10+2 की जो विस्टा बुक है उसका फर्स्ट लेसन जो है सिर्फ हम समरी की बात करेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, हमें एक्सट्रैक्ट वगैरह से नहीं आते हैं। तो डिटेल में हम थोड़ी समरी पहले आपको बता भी देते हैं कि क्या है इसमें, और थोड़ी सी फिर पढ़ भी लेंगे, स्टडी भी कर लेंगे। छोटी सी समरी की बात हम करेंगे। लेसन है थर्ड लेवल। जैक फिनी का लिखा हुआ है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1911 यूएस अमेरिका के अंदर हुआ था, और ये एक्सपायर हो गए थे 14 नवंबर 1995 को अमेरिका के अंदर ही। मेन कैरेक्टर कौन कौन है, सारा खेल उन्हीं के ऊपर है। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं हम। लेसन है हमारा थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का मीन्स होता तीसरा माला। तीसरा माला में तीसरा मंजिल जिसको हम कहते हैं, वो कि चार्ली जो है ना एक वास्तविकता से कैरेक्टर है हमारा, मेन वास्तविकता से बचना चाहता है, और अपने इसका होम ड्रीम टाउन है गैल्सबर्ग, इलोइनस में पड़ता है, वह अमेरिका के अंदर ही, वहां पे जाना चाहता है। ये मतलब वास्तविकता से बचना चाहता है और पास्ट में जाना चाहता है, भूतकाल में 1894 के युग में ये जाना चाहता है। इसका सपनों का शहर है वो, और वहां पे अपनी पत्नी लुइजा, इसकी पत्नी, इसके साथ वो जाना चाहता है। और ये जब भी चलता रहता है तो कुछ न कुछ सोचता रहता है, सोचते सोचते कभी किसी टनल में चला जाता है, ये कभी कहीं मतलब नीचे उतरता है और कहीं लोबी में निकलता है जाके, मतलब ये हमेशा जो इमेजिनेशन में रहता है। एक बार ये जो अपनी मेन बात कहेगा, हाँ लुइजा इसकी पत्नी है और इसके साथ में जाना चाहता है वहां पे गैल्सबर्ग इलोइनस के अंदर। शाम इसका एक दोस्त है, वो भी एक साइकेट्रिक फ्रेंड है। साइकेट्रिक फ्रेंड और मनोवैज्ञानिकों का डॉक्टर, जो पागलों का डॉक्टर होता है उसको साइकेट्रिक फ्रेंड कहते हैं। ये भी बेचारा जो अपने प्रोफेशन से बहुत ज्यादा तंग है, और ये भी प्रोफेशन को छोड़ना चाहता है और वहीं पे जाना चाहता है ये भी। तो एक बार जो है चार्ली को घूमते घूमते सेंट्रल स्टेशन पे गया हुआ था, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर ही, घर आने के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए। वहां पे चलते चलते स्लांटिंग जैसे ही नीचे जाता गया तो तीसरे माले पे पहुंच जाता है। और तीसरे माले पे इसने देखा कि वहां पे बहुत कुछ, वो बात आएंगी डिटेल में कि कौन सा युग वहां पर था, कि इसने सोचा भी मैं सही जगह पे आ गया हूं, अब वहां पे मैं जा सकता हूं। तो इसने टिकट लेने की कोशिश की वहां पे काउंटर पे जाके। पहले तो इसने देखा कि वहां पे कौन कौन सी चीजें थी। एक अखबार था वहां पे, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, और उसने वह देखा बहुत समय से न्यूज़पेपर जो है वर्ल्ड, तो द वर्ल्ड जो है बंद ही हो गया था छपना ये। तो बाद में इसने पब्लिक लाइब्रेरी में आके देखा कि वो न्यूज़पेपर जो 18 जून 1894 का था, और अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लेवलैंड जो थे उनकी उसमें स्पीच वगैरह थी। तो वहां पे जो देखता है बहुत से बदलाव, और जैसे ही टिकट लेने की कोशिश करता है तो उसको जो टिकट देने वाला था, जो कलेक्ट था वहां पे, तो उसने इसके ऊपर सस्पेक्ट से डाउट हो गया इसको कि ये नकली नोट दे रहा है। तो वहां से ये आ जाता है दौड़ के, निकल के कैसे भी, और आके अपने दोस्त को ये सारी की सारी बातें बताता है। उसका दोस्त जो है वो भी बचना चाहता है, तो उसने, चार्ली ने बता दी कि वहां पे पुरानी करेंसी चलती है, तो उसने पुरानी करेंसी के नोट अपने बदलवा लिए थे, नई के बदले पुरानी ले ली थी। और चार्ली ने भी बदलवा ली थी कि जब कभी दोबारा जाने का मौका मिले, कभी टकर गए तो वहां पे जरूर जाएंगे हम। इसके अंदर मन से मेन बात, एक बात आएगी इसके अंदर, ये गैल्सबर्ग इलोइनस जो है, इसको ड्रीम टाउन है जहां पे जाना चाहता है, और वहां की मतलब टिकट ली थी। इसका दोस्त जो है शाम, साइकेट्रिक फ्रेंड, वो पहुंच पाता है, बट ये नहीं पहुंच पाता। वैसे एक्चुअली जो चार्ली है वो ये स्टैंप कलेक्टिंग का, मतलब डाक टिकट संग्रह करने का काम करता है। उसमें एक बात आएगी, फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर जो होता है, जब कोई भी डाक टिकट छपती है, पहली इशू होती है, जब पहली बार जारी होती है, तो डाक टिकट इकट्ठे करने वाले जो लोग हैं, बड़ा शौक होता है इनको, वो पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहां पे टिकट खरीद लेते हैं उसकी। और टिकट खरीदने के बाद में एक लिफाफा लेते हैं, खाली लिफाफा, जिसको हम इनवेल्प कहते हैं। उसके ऊपर जो अपने घर का एड्रेस लिख देते हैं, अपने ही घर का एड्रेस लिखते हैं, समझ में आना कि अपने ही घर का एड्रेस लिखते हैं, और उसके अंदर ब्लैंक कागज, मीन्स खाली कागज डाल देते हैं, और उसके ऊपर जो टिकट पब्लिश हुई है, इशू हुई है उस दिन, उस टिकट को चिपका देते हैं। घर जाने के लिए डाक टिकट चाहिए, और डाक टिकट वाले जब भी हम पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना कोई इनवेल्प या चिट्ठी डालते हैं तो उसके ऊपर मोहर लगाते हैं, वो स्टैंप लगाते हैं उसके ऊपर, और वो डेट की स्टैंप होती है, ध्यान से देखना, वो डेट मेंशन होती है उसके ऊपर। तो डेट से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो टिकट है किस दिन इशू हुई थी। और उस फर्स्ट डे कवर के अंदर कुछ ब्लैंक कागज होते हैं और कुछ उसके अंदर डाला नहीं जाता है। तो मेन बात यहां पे फर्स्ट डे कवर की भी आएगी, हम डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में, थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं तभी, ताकि सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। इसमें वही बातें सारी की सारी आएंगी। द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क हैज ओनली 2 लेवल्स। जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जिसकी मैंने चर्चा की थी उसके 2 माले हैं, 2 मंजिल है मीन्स, बट
चार्ली डज नॉट एडमिट इट, परंतु जो हमारा मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ही सेज, वो कहता है दैट देयर इज अ थर्ड लेवल, कि तीसरा माला भी है। ऑल्सो बिकॉज ही हैड बीन देयर, क्योंकि वो कहता है कि मैं वहां पे गया हूं, मैं बात मैंने बताई थी, जो बताएगा अपने एक्सपीरियंस, मैं वहां पे गया हूं, इसलिए मानने को तैयार नहीं है। ही ऑफन गोज टू द स्टेशन, वो प्राय स्टेशन पे जाता है इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन टू हिज होम, अपने घर जाने के लिए गाड़ी इसको वहां से पकड़नी होती है, तो प्राय स्टेशन पे जाता रहता है, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे। ही ऑफन लूजेस हिज वे, प्राय अपने रास्ते से भटक जाता है, रास्ता खो देता है, एंड बम्प्स इनटू न्यू कॉरिडोर, और नए नए कॉरिडोर, नए नए गलियारों में बम्प इनटू था टकराना, कई नई नई जगह पे पहुंच जाता है, सपनों में खोया रहता है। वंस ही गोट इनटू ए माइल लॉन्ग टनल, एक बार की बात है कि 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया, एंड केम अप इन ए लॉबी ऑफ ए होटल, और एक होटल की लॉबी में जा निकला है। अनदर डे ही लॉस्ट हिज वे, एक बार फिर अपना रास्ता भूल गया, एंड फाउंड हिमसेल्फ इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और अपने आप को एक ऑफिस की बिल्डिंग में पाया इसने। एक दिन की बात है, वन डे चार्ली गेट्स लेट टू एट हिज ऑफिस, में देर हो गई उसकी थोड़ी सी। ही इज इन हरी, जल्दबाजी में था, टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए जल्दबाजी में था, क्योंकि उसके ऑफिस में देरी हो चुकी थी। ही गोज टू द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है टू कैच द सबवे ट्रेन, मतलब जो मेट्रो ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उसको पकड़ने के लिए जाता है। अगेन लूजिस हिज वे, फिर अपना रास्ता भूल जाता है। ही गोज डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, सबसे पहले वो जो पहले माले पे जाता है, नीचे सीढ़ियों से पहले माले पे जाता है। देन ही रीचेस डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेप, तब वो नीचे एक फ्लाइट और एक माला और पहुंच जाता है टू सेकंड लेवल पे, दूसरे माले पे पहुंच जाता है। ही इंटर एक कॉरिडोर, एक गलियारे में प्रवेश करता है, विच टर्न लेफ्ट, जो बाईं तरफ मुड़ता है, एंड देन बिगिन टू स्लांट डाउनवर्ड, तब नीचे की तरफ टेढ़ा जाना शुरू कर देता है, स्लांटिंग में, झुकाव में। He thinks that he comes wrong but keeps on walking, सोचता है कि शायद गलत आ गया हूं, बट चलता रहता है। He goes down a short flight, थोड़ा सा और नीचे जाता है अपस्टेयर सीढ़ियों से, एंड रीचेस द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे माले पे पहुंच जाता है। चार्ली फाइंड दैट द रूम, यहां पे ये मेन बात है, बड़ा क्वेश्चन जो है हमारा, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है वो यहां से आएगा, मेन बात ध्यान रखनी है ये। चार्ली ने फाइंड, वहां पे क्या क्या चीजें उसने चार्ली ने देखी थी, मेन चीजें क्या थी थर्ड लेवल के ऊपर, वो बात बताएगा यहां पे। चार्ली फाइंड्स दैट द रूम इज स्मॉल, कि वहां पे कमरा छोटा है। देर आर फ्यूअर टिकट विंडो, वहां पे टिकट देने की खिड़कियां बहुत कम है, एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के दरवाजे भी कम है। द इंफॉर्मेशन बूथ, जो पूछताछ का बूथ है, इन सेंटर बीच में बना हुआ, इज मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी का बना हुआ है, एंड इज ओल्ड लुकिंग, और देखने में बहुत पुराना है। पहले तो वहां पे कमरे छोटे हैं, टिकट विंडो कम है, इंफॉर्मेशन बूथ जो है लकड़ी का बना हुआ वो भी बीच में है। द लाइट्स आर डिम एंड फ्लिक, wants to go to Galesburg in Illinois, तब वो जाना चाहता है अपने होम टाउन से, ड्रीम टाउन में, गैल्सबर्ग इलोइनस के अंदर से,
विद हिज वाइफ लुइजा, अपनी पत्नी लुइजा के साथ इस शहर में वो जाना चाहता है। इट इज चार्ली का ड्रीम टाउन है ये गैल्सबर्ग। ही लिव्ड देयर इन हिज चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों में वहां रहा था। इट इज अ वंडरफुल टाउन, बड़ा ही अद्भुत किस्म का शहर है, विद बिग ओल्ड हाउसेज, बड़े बड़े पुराने घर हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े वहां पे ग्राउंड्स हैं, पार्क्स एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हैं वहां पे। ही नोज दैट इन 1894, वो जानता है कि 1894 में द समर इवनिंग, शाम की जो संध्या होती थी वो लॉन्ग से लंबी होती थी, एंड द पीपल सेट ऑन देयर लॉन्स, और लोग जो अपने लॉन्स में बैठ जाते थे, एंड चैटेड विद वन अदर, एक दूसरे से बातें करते थे। ही इमेजिन, वो कल्पना करता है दैट इन 1894 में द टाउन मस्ट हैव बीन ए हेवन ऑफ पीस, कि 1894 का जो युग होगा बहुत ही शांति का युग होगा, वो हेवन ऑफ यू पीस, शांति का जमाना होगा, स्वर्ग होगा, मीन्स हेवन। ही गोज टू टिकट काउंटर पे जाता है टू बाई 2 टिकट फॉर गैल्सबर्ग के अंदर, गैल्सबर्ग की 2 टिकट खरीदने के लिए वो काउंटर पे चला जाता है, वहां पे अभी 3rd माले पे ही है ये। ही ऑफर्स द फेयर्स इन मॉडर्न करेंसी, वो उनको किराया देता है, मॉडर्न करेंसी जो आधुनिक नोट है वो दे देता है उसको, करेंसी नोट्स। द बुकिंग कलर लुक्स एट द नोट्स, जो बुकिंग टिकट देने वाला कलर है नोटों पे देखता है, एंड थिंक्स दैट दीज आर फेक, और सोचता नकली नोट दे रहा है क्योंकि पुराने जमाने में पहुंचा हुआ है। ही थ्रेटन्स टू गेट चार्ली अरेस्टेड, वो धमकी देता है चार्ली को गिरफ्तार करवाने की। चार्ली रसीज अवे फ्रॉम देयर एंड कम्स बैक टू द प्रेजेंट, और चार्ली वहां से दौड़ के चला जाता है और वर्तमान में आ जाता है। ये इसके अनुभव हैं 3rd लेवल के, सिर्फ यही बात है 3rd लेवल की कि क्या क्या उसके अनुभव है। वहां पे टिकट विंडो पे जब लेने के लिए गया, उसने टिकट जो कलेक्टर उसने देखा कि शायद नकली नोट देने की कोशिश कर रहा है, तो उसने धमकी दी कि चार्ली को मैं गिरफ्तार करवा दूंगा, तो यह वहां से भाग के आ गया। चार्ली तो अपने अनुभव जो है बात करता है, टॉक्स टू साइकेट्रिक फ्रेंड, इसका एक दोस्त है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, अबाउट द 3rd लेवल, 3रे माले के बारे में अपने अनुभव उसको बताता। ही डज नॉट एग्री दैट द 3rd लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट, वो भी सहमत नहीं है कि 3रा माला भी कहीं अस्तित्व में है, डॉक्टर भी सहमत नहीं है। ही थिंक्स दैट चार्ली इज अनहैप्पी, सोचता है चार्ली जो परेशान रहता है हमेशा। द 3rd लेवल इज ओनली इमेजिनरी, ये 3रा माला जो है केवल काल्पनिक है। इट्स ए मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम वरीज एंड टेंशन ऑफ लाइफ, ये एक माध्यम है बचने का फ्रॉम द वरी, चिंताओं से, टेंशन, तनाव से, ऑफ लाइफ, जिंदगी के तनाव से और चिंताओं से बचने का एक साधन है केवल ये। He thinks that Charlie has been daydreaming, वो सोचता है कि चार्ली जो दिन में सपने देखता रहता है हमेशा। He says, कहता है that even Charlie stamp collection is way of escape from reality, वो कहता है कि चार्ली का जो स्टैम्प कलेक्शन, डाक टिकट संग्रह करने का जो शौक है, ये भी वे ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बचने का एक तरीका है। बट चार्ली डज नॉट एग्री विद हिम, परंतु चार्ली इसके साथ सहमत नहीं है। ही इज डिटरमाइंड, जो निश्चय करता है टू गेट बैक टू गैल्सबर्ग इन द ईयर ऑफ 1894, की गैल्सबर्ग में वापस जाने का डिटर्मिनेशन कर लेता है 1894 के युग में। द नेक्स्ट डे ही गोज टू एन ओल्ड करेंसी डीलर, अगले दिन ये जाता है पुराने जो नोट, नए नोट लेके जो पुराने नोट देता है डीलर, उसके पास जाता है, ओल्ड करेंसी डीलर के पास, एंड बाइज $200 पेइंग $300 फॉर, उसके लिए $300 दे के $200 पुराने ले लेता है कि कभी दोबारा 3rd लेवल पे पहुंच गया तो वहां पहुंच जाएगा, ताकि वहां पुराने नोट चलते हैं क्योंकि। बट ही कैन नेवर फाइंड द 3rd लेवल अगेन, परंतु उसको 3rd लेवल दोबारा कभी नहीं मिला। दो ही ट्राइज हार्ड, यद्यपि उसने बहुत कोशिश की। देन ही रिवर्टेड टू हिज अटेंशन टू स्टैम्प कलेक्शन, रिवर्ट होता उल्टा करना, तब अपना ध्यान जो है वो सारा लगा लेता है वापिस डाक टिकट संग्रह करने के अंदर। इन द मेन टाइम उसी समय में वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसका एक दोस्त शाम वेनर्स डिसअपियर, गायब हो जाता है। उसके पूरे दोस्त का नाम है शाम वेनर्स, वो गायब हो जाता है। नोबडी कैन से वेयर ही इज, कोई नहीं कह सकता कि वो कहां गया, कैसे गया, किसी को नहीं पता, वो अचानक ही गायब हो जाता है। वन डे चार्ली वॉज गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन, एक दिन चार्ली जो है अपनी देख रहा था डाक टिकट पुरानियों को जांच रहा था बैठा बैठा। ही फाइंड्स एन ओल्ड फर्स्ट डेकोर, उसने देखा वहां पे पुराने जमाने का एक ओल्ड फर्स्ट डेकोर मिला। फर्स्ट डेकोर मैंने पहले बताया था, लेसन स्टार्ट होने से पहले डिटेल में बता दिया था। दिस इज ए प्रैक्टिस अमंग स्टैम्प कलेक्टर, ये बताएंगे यहां भी जो डाक टिकट इकट्ठा करने वाला उनका एक प्रैक्टिस होती है। दैट व्हेन ए न्यू टिकट इज इशूड, जब कभी भी नई टिकट जारी की जाती है, दे बाई सम टिकट, वो कुछ टिकट खरीद लेते हैं। देन दे यूज दिस टिकट टू मेल इनवेल्व टू देमसेल्फ ऑन द फर्स्ट डे सेल्स, तब वो उनका प्रयोग करते हैं अपने घर पे ही, मेल इनवेल्व लिफाफे भेज देते हैं अपने आप ही ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल, पहले दिन जब बिक्री होती है उस टिकट की, उसी दिन खरीद के और वो लिफाफे घर भेज देते हैं। द पोस्ट मार्क, जो उस पर मोहर लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं ऑफ द इनवेल्व लिफाफे के ऊपर, प्रूव्स द डेट, वो डेट को प्रमाणित कर देती है कि इस दिन ये इशू हुई थी। द इनवेल्व इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और इस
इनवेल्प लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। मैंने लेसन के स्टार्ट में भी ये बात बता दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट डे कवर क्या था और चार्ली ने थर्ड लेवल के ऊपर क्या क्या चीजें देखी थी। These are never opened। ये इस प्रकार के फर्स्ट डे कवर कभी खोले नहीं जाते हैं। पीपल जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन देम। लोग जो केवल खाली कागज उसमें डालते हैं। दैट नाइट व्हेन ही इज लुकिंग एट द ओल्ड फर्स्ट डे कवर, उस रात को जब वह देख रहा था फर्स्ट डे कवर जो जितने पुराने थे उनको, ही फाइंड एन एनवेल्प, उसको एक लिफाफा मिलता है विच ही हैड नॉट सीन बिफोर, उसने पहले कभी वो नहीं देखा था। It had been sent to his grandfather address on 18th July 1894। उसके दादाजी के पते पे भेजा गया था 18 जुलाई 1894 को। द पोस्ट मार्क प्रूव दिस फैक्ट, वो जो मोहर लगी हुई थी उसके ऊपर यह सच्चाई सिद्ध होती थी इसे, क्योंकि स्टैंप उस दिन की थी उसमें। द स्टैम्प ऑन द इनवेल्प इज 6 cent डल ब्राउन्स की, जो इनवेल्प के ऊपर जो मोहर लगी, जो स्टैम्प थी वो 6 cent डल ब्राउन्स की थी, मतलब मुद्रा है ये 6 cents। चार्लीज ओपन से ब्राउन कलर में, चार्लीज ओपन द इनवेल्प, लिफाफा खोलता है। इनसाइड देयर इज नॉट ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, उसके अंदर जो उसको खाली कागज का टुकड़ा नहीं मिला। देयर इज ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड श्याम, उसके दोस्त श्याम की तरफ से एक चिट्ठी आई थी, एड्रेस टू चार्ली को संबोधित की गई थी। फ्रॉम द लेटर से चार्ली कम्स टू नो, चार्ली को पता लगता है दैट श्याम हैज स्लीप्ड इनटू द पास्ट, कि श्याम जो है भूतकाल में चला गया है। एंड हैज रीच्ड गैल्सबर्ग इन द ईयर्स ऑफ 1894, और वो 1894 के युग में उस शहर गैल्सबर्ग में पहुंच गया है। ही अर्ज, चार्ली से भी आग्रह करता है टू कीप ट्राइंग टू फाइंड द थर्ड लेवल, की कोशिश करते रहे तीसरा माला ढूंढने के। एंड वन डे कम टू गैल्सबर्ग विद हिज वाइफ, और एक दिन आ जाना गैल्सबर्ग के अंदर अपनी पत्नी लुइजा के साथ। लेटर चार्ली कम्स टू नो, बाद में चार्ली को पता लगता है दैट श्याम बोट $800, इसने तो $300 के खरीदी थी, और उसके दोस्त श्याम ने $800 जो है नई करेंसी के वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी, पुरानी करेंसी बदलवाई थी। श्याम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। He knows, वो जानता है दैट श्याम ऑलवेज वांटेड टू एस्केप फ्रॉम हिज करंट प्रोफेशन, चार्ली को पता था कि श्याम भी हमेशा अपने इस व्यवसाय से, साइकेट्रिक बिजनेस से तंग आ चुका था और इससे बचना चाहता था। चार्ली होप दैट श्याम विल बी हैप्पी, चार्ली आशा करता है कि उसका दोस्त श्याम जो है बड़ा खुश होगा, सेटल इन गैल्सबर्ग में अपने आप को स्थापित करके, इन द ब्रेन बिजनेस, वहां पर दिमागी काम में लगा लेगा अपने आप को। इन द एंड, अंत में चार्लीज रिवल्स दैट हुई श्याम, अंत में चार्ली भेद खोलता है कि श्याम कौन है। ही चार्ली साइकेटिक फ्रेंड, वो चार्ली का साइकेटिक फ्रेंड है, मतलब एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है चार्ली। ये सारी की सारी कहानी थी इसके अंदर। एक श्याम तो इसका कैरेक्टर है, मेन चार्ली है, और उसका दोस्त जो है श्याम, वो भी अपने प्रोफेशन से साइकेट्रिक फ्रेंड है, इसका साइकेट्रिक डॉक्टर है, मीन्स वो भी बचना चाहता है, और किस तरीके से वो वहां पे पहुंच पाया और चार्ली नहीं पहुंच पाया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट्स की बात, नेक्स्ट लेसन की ही बात करेंगे। एकेडमी लाइन के इस पार्ट में बात करेंगे विस्टा, जो 10+2 की सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, वो उसके 4th लेसन की, एंड द एनिमीज। पर्ल एस बक का लिखा हुआ है। ये सी बिलोंग्स टू यूएसए। इनका जो बर्थ जन्म हुआ था 26 जून 1892 को यूएसए में हुआ था, और ये एक्सपायर हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 6 मार्च 1973 को यूएसए के अंदर ही। इनके फादर जो एक मशीनरिस्ट थे, ये 1934 तक वो चाइना में ही रही हैं। मैंने एक धर्म प्रचारक थे, और इन्होंने अपने हर लेसन के अंदर जो ना ह्यूमैनिटी के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस किया है, कि मानवता जो है वो देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म से भी बहुत बड़ी है। इस कहानी के अंदर एक डॉक्टर सदाव हॉकी और उनकी मिसिज हाना, उनके बारे में है। सदाव हॉकी एक बहुत ही बड़े सर्जन हैं, यूएसए से एमबीबीएस करके आए हैं, डॉक्टरेट जो डिग्री है यूएसए की है उनकी। और वो अभी जो वर्ल्ड वार सेकंड था, जापान और चाइना की भी, जापान और यूएसए की भी उसमें लड़ाई हुई थी, और यूएसए ने कुछ जो जापान ने यूएसए के कुछ सैनिक जो है पर्ल हार्बर से कैप्चर कर लिए थे, उन्होंने पकड़ लिए थे, उनको टॉर्चर किया जा रहा था। और एक सैनिक जो है वहां से किस प्रकार बच के समुद्र में कूद जाता है, और वो डॉक्टर सदाव हॉकी, जो इनका समुद्र तट के किनारे पर ही मकान था, वहां पे किस प्रकार लहरों के द्वारा उसे फेंक दिया जाता है, और कितना वो बैडली इंजर्ड था, उसका डॉक्टर सदाव ने किस प्रकार ऑपरेशन किया, किन परिस्थितियों के अंदर, मतलब ये जो इसके नौकर्स थे, जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम बहिष्कार करेंगे, आपको मतलब गद्दार की उपाधि दी जाएगी, देशभक्त नहीं रहोगे आप, और मतलब आपको किसी भी समय आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपके बच्चों की भी जिंदगी को खतरा है। ये बातें उनके सामने आई, बट उन्होंने डिसाइड किया कि इसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के बाद में, नौकरों के बाइकआउट के बाद में भी उनकी मिसेज ने उसकी हेल्प की और उसका ऑपरेशन किया अमेरिकन सोल्जर्स का। और बाद में
ठीक होने के बाद में कुछ रिकवरी हुई तो उसने वो इन्फॉर्मेशन जो है जर्नल को भी दे दी, क्योंकि डॉक्टर जो है वो सर्जन थे बहुत बड़े और जर्नल की ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसलिए इनको बॉर्डर पे भी सैनिकों के साथ नहीं भेजा गया था। तो वहीं पे थे, ये जर्नल की देखरेख कर रहे थे, उनका चेकअप वगैरह करते थे। तो जब ये डॉक्टर मिलने के लिए गए डॉक्टर सदाहो की जर्नल के पास, तो इन्होंने क्लियरली कह दिया कि सर मेरे पास ऐसा ऐसा एक अमेरिकन सोल्जर आ गया था और मैंने उसका ट्रीटमेंट किया है और आप जो चाहे कर सकते हैं। उसने कहा मैं अपने असिस्टेंट मीन्स हत्यारे भेज देता हूँ और उसको मर्डर करके उसकी डेड बॉडी भी ले आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाई चांस विद द ट्रूप्स होता है सेना, परंतु उसको युद्ध के बॉर्डर के ऊपर जो है सेना के साथ नहीं भेजा गया था। द ओल्ड जर्नल जो था वाज इल, वो बीमार था, ही माइट नीड एन ऑपरेशन, उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। सो सदाओ वाज केप्ट इन जापान, इसलिए सदाओ को जापान में वापस वही रखा हुआ था। द नेम ऑफ सदाओ's वाइफ वाज हाना, इनकी पत्नी का नाम था हाना। सदाओ हैड मेट हर इन अमेरिका वेयर बोथ ऑफ देम हैड गॉन टू स्टडी, सदाओ जो है हाना को अमेरिका में ही मिले थे, दोनों वहां पे पढ़ने के लिए गए थे। दे फेल इन लव, प्यार में एक दूसरे के गिर गए। एंड व्हेन दे केम बैक टू जापान, जब वो जापान वापस आए, दे मैरिड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। One day, Dr. Sadao and his wife were standing at in the verandas of their house. एक दिन डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी जो है घर के बरामदे में खड़े हुए थे। They were looking toward the sea, समुद्र की तरफ देख रहे थे। There was mist on the sea, समुद्र पे धुंध सी दिखाई दे रही थी। Suddenly they saw a man came out of the mist to the shore. अचानक ही उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है धुंध के अंदर से तट के ऊपर आया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, दैट ही हैड बीन फ्लंग्स आउट, उसको बाहर फेंक दिया गया था, ऑफ द सी बाय द बिग वेग, बड़ी सी लहर ने उसे समुद्र से बाहर फेंक दिया था, ऐसा उन्हें नजर आया। ही स्टैगर्ड, वो लड़खड़ाया, ए फ्यू स्टेप, कुछ कदम वो लड़खड़ाया। देन ही फेल एंड स्टार्टेड क्राउलिंग, तब वो नीचे गिर गया और क्राउलिंग घसीटना शुरू कर दिया। ऑन हिज नीज, घुटनों के और हैंड्स, हाथों के बल उसने घसीटना शुरू कर दिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद में, ही फेल ऑन हिज फेस, मुंह के बल गिर गया, एंड लेट देयर, वहीं पे पड़ गया। द सैलो सी, कम गहरा समुद्र था, नियर द बीच, तट के पास में पानी कम था। वॉज डोटेड विद स्पाइक रॉक, वहां पे कांटेदार चट्टाने थी, स्पाइक रॉक थी, वहां पे कीले सी निकली हुई थी चट्टानों के अंदर से, पत्थरों के अंदर से कह लें। समहाउ द मैन हैड मैनेज्ड टू कम थ्रू देम, किसी भी तरीके से आदमी ने मैनेज, उनके अंदर से निकल गया स्पाइक रॉक के अंदर से।
एंड ही मस्ट बी बैडली इंजर्ड, तो उसके अंदर से बुरी तरीके से घायल भी हुआ हुआ। एट फर्स्ट सदाव एंड हिज वाइफ थॉट, पहले सदाव ने और उसकी पत्नी ने सोचा दैट परहैप्स ही वाज ए फिशरमैन, पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई मछुआरा होगा। बट व्हेन दे वेंट नियर द मैन, परंतु जब वह आदमी के पास गए, दे फाउंड दैट ही वाज एन अमेरिकन, उन्होंने देखा ये अमेरिकन सोल्जर था। ये लिए देर अनकॉन्शियस होता, बेहोश, वहां पे बेहोश पड़ा हुआ था। डॉक्टर सदाव सर्च फॉर द वाउंड, डॉक्टर सदाव ने देखा घाव तो नहीं है, कहीं तलाशी दी घाव की। ही फाउंड, उसने पाया दैट देर वाज ए गन वाउंड, एक गोली का घाव था ऑन हिज लोअर बैक, पीठ के नीचे से। इट अपीयर्ड, ऐसा नजर आया दैट ही हैड बीन शॉट, उसको गोली मार दी गई थी, एंड हैड नॉट बीन टेंडेड फॉर मैनी डेज, और कई दिनों से इसकी देखभाल नहीं हुई थी घाव की। डॉक्टर सदाव फाउंड, डॉक्टर सदाव ने पाया दैट द मैन वाज ब्लीडिंग, आदमी के अंदर से खून बह रहा था। इन ऑर्डर टू स्टॉप ब्लीडिंग, खून रोकने के लिए, ही पैक द वाउंड विद द सी मोस, उसने समुद्र की काई जो उस घाव के ऊपर लगा दी। नाउ सदाव वंडर्ड, अब सदाव को आश्चर्य हुआ, व्हाट ही शुड डू विद द मैन, इस आदमी के साथ उसे अब क्या करना चाहिए। इफ दे शेल्टर्ड एन अमेरिकन, अगर वो आश्रय देते हैं एक अमेरिकन सोल्जर्स को इन दी हाउस, अपने घर के अंदर, दे वुड बी अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ दे टर्न हिम ओवर टू द पुलिस, अगर वो पुलिस के हवाले कर देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, निश्चित रूप से मर जाएगा। हाना टोल्ड हर हस्बैंड, हाना ने अपने पति को कहा दैट द बेस्ट थिंग वुड बी टू पुट द मैन बैक इनटू द सी, सबसे बढ़िया बात यह है कि इस आदमी को वापस समुद्र में डाल देते हैं। ही अपीयर्ड टू बी द प्रिजनर ऑफ वार, ये युद्ध का कैदी नजर आता है। एंड हैड एस्केप्ड, और ये कहीं भागा हुआ है, वहां से बच के निकला हुआ है। डॉक्टर सदाव से टू हिज वाइफ, डॉक्टर सदाव ने अपनी पत्नी से कहा, इफ द मैन वर हेल्दी, अगर ये आदमी, एंड मैन वाज हेल्दी, अगर ये आदमी तंदुरुस्त होता, इमेजिन किया उसने, वर हेल्दी, ही वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, तो वो पुलिस के हवाले कर देता उसको। बट द मैन वाज इंजर्ड, कि आदमी घायल है, एंड एज ए डॉक्टर के नाते ही हैड द मोरल ड्यूटी, मेरा नैतिक कर्तव्य है, टू ट्रीट हिम, इसका इलाज करना। बट देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सर्वेंट इन द हाउस, परंतु घर में नौकरों की समस्या थी। हाना सुजेस्टेड, हाना ने सुझाव दिया दैट दे वुड टेल द सर्वेंट, कि वो नौकरों को कह देंगे दैट दे इंटेंडेड टू हैंड ओवर द मैन टू द पुलिस, कि हम इस आदमी को पुलिस के हवाले कर देंगे आफ्टर ट्रीटिंग हिम, इसका इलाज करके। बट सी आल्सो वार्न, परंतु उसने चेतावनी भी दी दैट इफ दे डिड नॉट गिव द मैन ओवर टू द प्रिजनर ऑफ वार, अगर एक युद्ध के कैदी के रूप में इसको हम पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, इट वुड इंडेंजर देम एज वेल एज देयर चिल्ड्रन, कि वो भी खतरे में पड़ जाएंगे और उनके बच्चे भी खतरे में पड़ जाएंगे। देन सदाव एंड हिज वाइफ, तब सदाव, डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी जो है, कैरिड द इंजर्ड मैन इनटू द हाउस, उस घायल सोल्जर्स को घर में ले गए। दे टुक हिम इनटू एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम में ले गए। एंड लेड हिम ऑन द मैटेड फ्लोवर्स, और चारपाई कारपेट वगैरह था वहां पे, चटाई वगैरह उसके फर्श पे डाल दिया। सदाव फेल्ट हिज प्लस, उसके धड़कन महसूस की डॉक्टर सदाव ने, इट वाज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर था। ही सेड, उसने कहा दैट इफ ही वाज नॉट ऑपरेटेड अपॉन सून, अगर शीघ्र इसका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, ही वुड डाई, मर जाएगा ये। हाना टोल्ड सदाव को कहा, हाना ने, that he would not try to save the man as he was the enemy, कि तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए आदमी को बचाने की क्योंकि हमारा दुश्मन है। बट ही इंसिस्टेड ऑन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, परंतु डॉक्टर सदाव ने जोर दिया, इंसिस्ट ऑन, जोर देना, ऑपरेशन करने के ऊपर जोर दिया। द मैन वाज वेरी डर्टी, आदमी बहुत गंदा हुआ था, धसा हुआ था सारा का। सदाव सेड, सदाव ने कहा दैट ही शुड फर्स्ट बी वाश्ड, पहले इसको नहलाया जाएगा, साफ किया जाएगा, वाश किया जाएगा। बट हाना डिड नॉट वांट हिम टू टच द मैन, परंतु हाना जो उस आदमी को छूना नहीं चाहती थी। शी सेड, उसने कहा दैट शी वुड आस्क यूमी द मेड सर्वेंट, घर की नौकरानी थी यूमी, कि उसको कहेगी कि वो वाश करे इसको, टू वाश हिम, इसको वाश कर, साफ कर दे थोड़ा सा। शी कॉल्ड यूमी टू वाश द सोल्जर, उसने यूमी को बुलाया कि सैनिक को साफ कर दे। द अदर टू सर्वेंट, दूसरे दो नौकर और थे, वन ऑफ हुम वाज द गार्डनर, एक माली था। वर फ्राइटन, वो डर गया, एट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, जो उनके मालिक ने, डॉक्टर सदाव ने जो अभी बात बताई थी उनको। द गार्डनर सेड, माली ने कहा दैट द मास्टर शुड नॉट हील द वाउंड्स ऑफ द एनिमी, कि हमारे मालिक को, डॉक्टर सदाव को, इसके दुश्मन के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए। इजेडू ने कहा दैट द सी हैड वाउंडेड द मैन, कि समुद्र ने घायल किया है आदमी को, विद हिज द रॉक, चट्टानों के साथ, पत्थरों के साथ। इफ सदाव हील्ड हिज वाउंड, अगर सदाव जो है घायल इसके घाव को ठीक करेगा, द सी वुड बी एंग्री, समुद्र गुस्से हो जाएगा, एंड टेक रिवेंज ऑन द होल हाउस होल्ड, सारे घर के ऊपर बदला ले सकता है, बदला ले लेगा, रिवेंज में बदला लेना। हाना वाज आल्सो डाउटफुल, हाना को भी संदेह था। सो टू वेयर दे शुड सेव, वाई
दे शुड सेव एन एनिमीज लाइफ, यहाँ पे वे नहीं आएगा। वाई दे शुड, तो उन्होंने एक दुश्मन की जिंदगी को क्यों बचाना चाहिए। यट सी टोल्ड यूमी को, उसने फिर भी कहा टू ब्रिंग हॉट वाटर टू द रूम, कि गर्म पानी कमरे में ले आओ। वेयर द व्हाइट मैन वाज, जहाँ पे वो अंग्रेज आदमी सैनिक अमेरिकन सैनिक पड़ा हुआ है। यूमी केम इन टू द रूम, यूमी कमरे में आई, बट सी रिफ्यूज टू वॉश द व्हाइट मैन, परंतु उसने सफेद आदमी को वॉश करने से मना कर दिया। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरा छोड़ के चली गई। देन हाना डिसाइडेड टू वॉश द मैन हरसेल्फ, तब हाना ने निर्णय किया अपने आप ही साफ करने का। सी डिप द टोवल इन हॉट वाटर, उसने गर्म पानी में टोवल को डुबोया, तौलिए को, एंड वॉश द मैन केयरफुली, बड़े सावधानी से उस आदमी को साफ किया। जस्ट देन सदाओ इंटर द रूम, केवल तभी सदाओ वापस कमरे में आ गए विद इज सर्जन इमरजेंसी बैग, उसका जो शल्य चिकित्सा का जो ऑपरेशन का इमरजेंसी बैग था, आपातकालीन जो उसमें टूल्स वगैरह थे, औजार थे, वो ले आए। हाना हेल्प हिम रिलेक्टेंटली, होता है इच्छा न होते हुए भी हाना ने उसकी सहायता की। दे टर्न द मैन, और उन्होंने आदमी को उल्टा। द ब्लड फ्रॉम द वाउंड्स हैड स्पॉइल्ड देयर एक्सपेंसिव मैट, की जो घाव से खून निकला था, उनका जो महंगा कारपेट था, चटाई जो थी मैट, वो भी खराब हो गया था। देन सदाओ वाश्ड द इंजर्ड मैन्स बैक, तब सदाओ ने घायल आदमी की पीठ को साफ किया। ही आस्क्ड, हाना से कहा टू गिव हिम एनेस्थेटिक टू द मैन, टू गिव द एनेस्थेटिक टू द मैन, इस आदमी को बेहोशी की दवा दे दो। When she saw the big wound, she felt sick and ran outside. जब उसकी पत्नी ने बड़ा घाव देखा, वो सदमे में आ गई, थोड़ा बाहर दौड़ गई। बट आफ्टर सम टाइम, परंतु कुछ समय के बाद में सी केम बैक, वो वापस आ गई। सी मोस्टेंड होता है गीला करना, द कॉटन, उसने जो कॉटन थी, रुई जो थी, उसको थोड़ा गीला किया विद एनेस्थेटिक, जिसमें बेहोश करने की दवा थी उसके साथ में, एंड हेल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल, और उसके नाक के पास में ले गए एनेस्थेटिक को, बेहोशी की दवा को। द अमेरिकन बिकेम अनकॉन्शियस, अमेरिकन सोल्जर बेहोश हो गया। सदाओ स्टार्टेड हिज ऑपरेशन, सदाओ ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही टुक आउट द बुलेट, उसने गोली को बाहर निकाला। दैट वाज स्टिल इन हिज बॉडी, जो भी उसके बॉडी में, शरीर में थी। देन ही गेव हिम एन इंजेक्शन, तब उसने उसको इंजेक्शन दिया। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप हिज प्लस ग्रू स्ट्रॉन्गर, उसकी धड़कन कुछ तेज हो गई। सदाओ टोल्ड हिज वाइफ दैट द मैन वाज गोइंग टू लीव, कि सदाओ ने अपनी पत्नी को कहा आदमी बच जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, द मैन रीगेन कॉन्शियसनेस, आदमी को होश आ गया, सैनिक को। ही वाज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ इन द होम ऑफ ए जापानीज डॉक्टर, उसको जो सैनिक था, अमेरिकन सोल्जर जो था, उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने अपने आप को एक जापानी सोल्जर डॉक्टर के घर में पाया, उसके लिए आश्चर्य हुआ उसे। सदाओ एंड हिज वाइफ टोल्ड हिम, सदाओ ने एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, इन्होंने कहा दैट ही हैड बीन वास्ट अशोर, कि तुम बहकर तट पर आ गए थे। एंड दे हैड ऑपरेटेड अपॉन हिम, और हमने तुम्हारा ऑपरेशन किया है। ऑन द थर्ड डे ऑफ द ऑपरेशन के तीसरे दिन, when सदाओ entered his room, सदाओ ने जब उसके अमेरिकन सोल्जर्स के कमरे में प्रवेश किया, ही फाउंड दैट द यंग मैन हैड रीगेन्ड सम स्ट्रेंथ, की उस नौजवान आदमी में, सैनिक में कुछ ताकत आ चुकी थी। एंड वाज रिकवरिंग, और ठीक हो रहा था। ही आस्क्ड, सदाओ से कहा वेदर ही वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, सैनिक ने उससे सदाओ से पूछा क्या तुम पुलिस के हवाले कर दोगे मुझे। सदाओ टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट येट डिसाइडेड अबाउट हिज फेथ, उसके भाग्य के बारे में भी मैंने कोई निर्णय नहीं किया। ये सदाओ ने सोल्जर्स को बात कही, अमेरिकन सोल्जर को। When सदाओ केम आउट ऑफ द रूम, जब सदाओ कमरे से बाहर आया, हाना टोल्ड हिम, हाना ने उसे बताया दैट द सर्वेंट वर इन रिवोल्टिंग मूड, कि जो हमारे नौकर हैं वो विद्रोह के मिजाज में है, रिवोल्टिंग मूड में है। यूमी हैड टोल्ड हर, यूमी ने उसे बताया दैट सी वुड नॉट रिमेन इन द हाउस एनी मोर, कि मैं तुम्हारे घर में, इस घर में और ज्यादा नहीं रहूंगी। इफ द अमेरिकन वाज केप्ट इन द हाउस, अगर अमेरिकन को इस घर में रखा गया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सी सेड, उसने कहा दैट द अदर सर्वेंट वर आल्सो एंग्री, दूसरे नौकर भी गुस्से में हैं, एज दे थॉट दैट सदाओ वाज हेल्पिंग एन अमेरिकन सोल्जर, क्योंकि वो सारे सोच रहे हैं कि डॉक्टर सदाओ जो एक अमेरिकन सैनिक की सहायता करेंगे। द सर्वेंट्स डिड नॉट लीव, नौकर तो नहीं गए, बट दे बिकम मोर वॉचफुल, परंतु ज्यादा निगरानी रखने लगे। वन डे यूमी सेड टू अदर सर्वेंट, एक दिन यूमी ने, जो मेड सर्वेंट थी, नौकरानी थी घर की, उसने दूसरे नौकरों को कहा दैट सी वाज वरीड, कि मुझे चिंता है अबाउट सदाओ चिल्ड्रन, डॉक्टर सदाओ के बच्चों के बारे में मुझे चिंता है। इफ देयर फादर वाज कॉन्डम एज ट्रेटर, होता देशद्रोही, अगर उनके पिता को देशद्रोही मान लिया गया, मतलब कह दिया गया, कॉन्डम से आलोचना करना, दे वुड आल्सो बी इन डेंजर, की उनकी भी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इन द मेन टाइम, उसी समय द अमेरिकन ग्रू स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, अमेरिकन सोल्जर जो ठीक होता गया। बट द सर्वेंट वर नॉट प्लीज, परंतु नौकर खुश नहीं थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 7th डे, 7वें दिन की सुबह, द सर्वेंट लेफ्ट ऑल टुगेदर, सारे के सारे नौकर चले गए। आफ्टर दे हैड गॉन, उनके जाने के बाद में, हाना आस्क्ड सदाओ, हाना ने सदाओ से कहा टू टेक ए क्लियर डिसीजन अबाउट द मैन, इस आदमी के बारे में स्पष्ट निर्णय कर ले, जो भी करना है आपने।
सदाव डिड नॉट रिप्लाई, सदाव ने इसके बारे में कोई उत्तर अपनी पत्नी को नहीं दिया, बट वेंट इन टू मैंस रूम, परंतु आदमी के कमरे में चला गया। द मैंस रूम, जो सोल्जर्स था उसके कमरे में गया। ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया दैट नाउ ही कुड स्टैंड ऑन हिज फीट, तुम अपने पैरों पे अब खड़े हो सकते हो, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए तुम खड़े होने की प्रैक्टिस कर सकते हो। इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद, ए मैसेंजर, एक दूत आया, इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म केम, एक सरकारी वर्दी के अंदर एक मैसेंजर आया है, कोई संदेश लेके डॉक्टर के पास। हाना वाज टेरिफाइड, हाना डर गई, बट ही सिंपली सेड, परंतु मैसेंजर ने केवल कहा दैट जर्नल हैड आस्क्ड फॉर सदाव टू विजिट हिज पैलेस, कि जर्नल ने आपको बुलाया है महल के अंदर, इन ऑर्डर टू चेक हिम, उसको चेक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए उसको बुलाया है। सी हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, उसकी पत्नी ने, हाना ने राहत की सांस ली। सदाव वेंट टू सी द जनरल, सदाव जब जनरल को मिलने गया, ही टोल्ड द जनरल को बताया अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर की उपस्थिति जो है उसने बताया कि मेरे घर में ऐसे ऐसे आ गया था इन हिज हाउस। द जनरल वाज नॉट एंग्री विद हिम, जनरल जो है गुस्से नहीं हुआ उसके साथ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ही प्रेज्ड हिज स्किल एज ए सर्जन, उसने प्रशंसा की उसकी स्किल की, निपुणता की है डॉक्टर, शैल्य चिकित्सक के रूप में, सर्जन के रूप में, डॉक्टर के रूप में। ही टोल्ड सदाव को कहा दैट ही वुड नॉट लेट एनीवन हैपन टू हिम, लेट एनीथिंग हैपन टू हिम, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा, एज ही वाज ट्रीटिंग हिम दैट, क्योंकि तुम मेरा इलाज कर रहे हो। He said that it was unfortunate, ये तो दुर्भाग्य की बात थी, that the American had washed up on his doorstep, कि अमेरिकन सोल्जर जो आपके डोर स्टेप पे, आपके दरवाजे पे बहकर आ गया, तो दुर्भाग्य की, विडंबना की बात थी। बट द जर्नल टोल्ड सदाव, परंतु जर्नल ने सदाव को कहा दैट द अमेरिकन वुड हैव टू बी किल्ड, इस अमेरिकन को मारा जाएगा, सो दैट द मैटर डिड नॉट रीच द पुलिस, ताकि मामला जो है पुलिस के पास ना पहुंचे। ही सैड, उसने कहा दैट ही वुड सेंड हिज प्राइवेट एसासिन्स, क्या होते हैं हत्यारे, मैं अपने एसासिन हत्यारे, मैं अपने निजी हत्यारे भेज दूंगा, प्राइवेट जो है मेरे बदमाश कह लें। दे वुड किल द अमेरिकन, को मार देंगे, विदाउट मेकिंग एनी इनवॉइस, बिना शोर किए हुए। दे वुड इवन टेक अवे द डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी को भी लेके चले जाएंगे, सो दैट देयर वुड बी नो ट्रेस ऑफ द अमेरिकन हैविंग कम टू सदाव हाउस, ताकि कोई भी ऐसा चिन्ह ना बचे कि जिससे ये पता लगे कि सदाव के घर में एक वार प्रिजनर, मीन्स अमेरिका का कोई सैनिक आया था। दैट नाइट सदाव कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, उस रात को सदाव, डॉक्टर सदाव को नींद नहीं आई सही तरीके से। He was woken up even by the smallest sound, अगर थोड़ी सी भी हलचल होती थी वो जाग जाता था। The next morning, अगली प्रातः, he went to the American's room, उसने अमेरिकन सोल्जर के कमरे में गया। He did not expect to find him in his room, उसको नहीं आशा था कि वो कमरे में मिलेगा, but he found him sleeping peacefully, परंतु उसने पाया कि शांति से सो रहा था। On the second night, दूसरी रात को टू सदाव slept badly, दूसरी रात को भी डॉक्टर सदाव को नींद नहीं आई सही तरीके से। He expected the assassins टू कम एनी टाइम्स, कि उसको यह आशा थी कि हत्यारे किसी भी समय आ सकते हैं, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, परंतु अगली प्रातः, ही वाज स्टिल देयर, वो वहीं पे था। इट वाज द सेम द थर्ड मॉर्निंग, तीसरी सुबह भी यही बात हुई। द प्रिजनर वाज अलाइव, कैदी जिंदा था। सदाव वेंट टू हिम, सदाव उसके पास गया, एंड टोल्ड हिम नाउ ही वाज ऑलराइट, उसको कह दिया अब तुम ठीक ठाक हो, एंड कुड गो अवे, तुम जा सकते हो। ही टोल्ड द सोल्जर, उसने सैनिक को बताया दैट ही वुड पुट हिज बोट ऑन द शोर, कि मैं अपनी किश्ती को तट पर लगा दूंगा। दैट नाइट, उस रात को, विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, उसमें भोजन और अतिरिक्त कपड़े भी डाल दिए जाएंगे। द अमेरिकन कुड रो द बोट, के अमेरिकन जो है अपनी किश्ती को चलाकर ले जा सकता था उस किश्ती को, टू द लिटिल आइलैंड, एक छोटा सा द्वीप था, वहां तक आप किश्ती को ले जा सकता था। He could live on the island till he saw a Korean fishing boat pass by, कि उस द्वीप पर उसको तब तक रह सकता था जब तक कोई कोरिया की वहां से मछली पकड़ने वालों की नाव नहीं आती। As soon as it was dark, सदाव dragged his boat, जैसे ही अंधेरा हुआ, डॉक्टर सदाव ने अपनी किश्ती जो समुद्र तट पे ले गया, टू द शोर पे, एंड पुट फूड एंड बोटल्ड वाटर्स एज वेल टू क्वेल्ट इन इट, उसने भोजन, पानी की बोतल्स और 2 रजाइयां, टू क्वेल्ट इन इट, 2 रजाइयां उसमें रख दी। He also gave the American a small flashlight, उसने एक टॉर्च फ्लैशलाइट भी अमेरिकन सोल्जर्स को दे दी। He asked him to signal him 2 flashes, उसने कहा कि 2 बार लाइट कर देना, if his food ran out, अगर भोजन कम पड़ जाता है, before he caught a boat, अगर किश्ती मिलने से पहले अगर खाना कम पड़ जाए तो 2 बार रात को टॉर्च जला देना, मैं समझ जाऊंगा कि खाना कम पड़ गया है। देन द अमेरिकन शोक सदाउस हैंड वार्मली, तब अमेरिकन ने गर्म जोशी से सदाव से हाथ मिलाया, एंड वॉकड अवे टू द शोर इन ऑर्डर टू एस्केप इन द बोट, और तट पर चला गया किश्ती में बचकर निकलने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग सदाव टोल्ड द जर्नल, अगली प्रातः सदाव ने जर्नल को कहा दैट द अमेरिकन हैड एस्केप्ड, कि अमेरिकन सोल्जर चला गया है।
सदाव डिड नॉट आस्क अबाउट द असैसिन्स, कि सदाव ने हत्यारों के बारे में नहीं पूछा। द जर्नल हैव बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक एगो, क्योंकि जर्नल का एक सप्ताह पहले ही ऑपरेशन किया गया था, एंड वाज वीक, और वो कमजोर था। इन द मेन टाइम उसी समय में द सर्वेंट केम बैक, के नौकर भी वापस आ गए, एंड नाउ द हाउस होल्ड वॉज अगेन रनिंग स्मूथली, और घर जो है ठीक ठाक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द नेक्स्ट वीक अगली प्रातः सदाव अगेन टोल्ड द जर्नल, कि सदाव ने जनरल को कहा दैट द अमेरिकन प्रिजनर्स हैड एस्केप, कि अमेरिकन जो कैदी था वो चला गया है। नाउ द जनरल रिमेंबर्ड, अब जनरल को याद आया दैट ही हैड प्रॉमिस, कि मैंने वचन दिया था टू गेट द प्रिजनर किल्ड, की कैदी को मरवाने का, अमेरिकन सोल्जर को मरवाने का तो मैंने ही प्रॉमिस किया था। ही टोल्ड, डॉक्टर सदाव को कहा दैट ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी की वजह से ही हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था। ही वॉज वरीड, उसको चिंता थी, एंड सो टोल्ड, सदाव को कह दिया टू कीप द होल अफेयर ए सीक्रेट, की इस मामले को किसी के बताने की कोई चिंता नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नाउ सदाव रियलाइज, अब सदाव को एहसास हुआ दैट ही वॉज क्वाइट सेफ, कि बिल्कुल ठीक है, इस मामले को बिल्कुल चुप गुप्त रखो और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सदाव को एहसास हो गया कि बिल्कुल ठीक ठाक है, अब उसे कोई खतरा नहीं है। दैट नाइट व्हेन सदाव लुक टुवर्ड द आइलैंड, उस रात को जब सदाव ने द्वीप की तरफ देखा, ही डिड नॉट फाइंड एनी प्रिक ऑफ लाइट इन द डार्क, अंधेरे में कोई भी किरण, उसे प्रिक ऑफ लाइट, कोई भी किरण प्रकाश की नहीं दिखाई दी। इट मीन, इसका मतलब दैट द प्रिजनर हैड गॉन अवे, कैदी वहां से जा चुका था, फ्रॉम देयर सेफली, वहां से सुरक्षित जा चुका था। सदाव फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाई, और सदाव बड़े खुश हुए, संतुष्ट हुए। ये एक ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता, दुश्मन के ऊपर भी इतनी बड़ी मानवता जो है डॉक्टर सदाव हॉकी ने दिखाई है कि शायद मे भी कोई ना दिखा सके, और विशेषकर जो जापानीज लोग तो हैं बहुत डेडिकेटेड होते हैं, उन्होंने इसको दिखाया है। और किस तरीके से उसने एक अमेरिकन सोल्जर को बचाया, ट्रीट किया, और उसको निकलने का भी रास्ता दे दिया, और जबकि बहुत ज़्यादा वो परमाणु बम भी गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, इसी विश्व युद्ध, जब ये विश्व युद्ध बंद हुआ था, तब भी एक मानवता डॉक्टर सदाव हॉकी ने दिखाई थी। हुआ डॉक्टर सदाव हॉकी कौन था, उसका घर कहाँ पे था, पहला क्वेश्चन यही है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट और सर्जन था, दो बात मैंने पहले भी बताई थी। उसका घर जो है तट के ऊपर था, और वेरी लिटल बॉय हैड ओपन प्ले, वहाँ पे छोटा था जब भी वहीं रहता था। ये चट्टानों के ऊपर उसका घर बना हुआ था, आउटलाइन वहाँ पे पाइन्स के पेड़ भी दिखाई देते थे, उसका घर जहाँ था। विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, क्या डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार किया जा सकता था? अगर अब पता तो लग जाता, मे बी डॉक्टर सदाव कुड बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, कर गिरफ्तार किया जा सकता था। बट ही वॉज पेट्रियट टू द बैकबोन, बड़ा देशभक्त भी था। ही डिडंट वांट टू गिव शेल्टर टू द एनिमी, फर्स्ट तो पहले उसने कोई आश्रय नहीं देना चाहता था। ही मेयरली डिड हिज ड्यूटी एज डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर के रूप में अपना काम निभाया था। ही टोल्ड एवरीथिंग प्लेनली टू द ओल्ड जर्नल, को सारी चीज स्पष्ट उसने कर दी थी। ही वॉज रीनोड एंड रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश का महान नागरिक था वो। इसी पॉसिबिलिटी जो है अरेस्ट की वेरी रिमोट, बहुत कम पॉसिबिलिटी थी कि इसको गिरफ्तार किया जाए। वो अपनी कहानी को पता ही लग गया है कि इन्होंने किस प्रकार जो है जर्नल ने भी उसको कह दिया कि सारे के सारे मामले को दबा दें यहीं पे, ताकि किसी को पता ना लगे, जो हुआ ठीक है। विल हाना हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वास हिम हरसेल्फ, हमने कहानी से पता हाना उनकी पत्नी थी, क्या वो सहायता करेगी? सहायता पहले तो उसने मना किया था, बट बाद में उसने सहायता की थी। हाना नोज हर हस्बैंड परफेक्टली वेल, हाना अच्छी तरीके से अपने पति को जानती है। सी नोज दैट हर हस्बैंड इज नॉट हेल्पिंग एन एनिमी बट मेयरली डूइंग हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर, क्यों जानती है कि ये दुश्मन को ठीक नहीं कर रहा है, परंतु एक डॉक्टर का पहला कर्तव्य क्या है, वो अपना पहला कर्तव्य निभा रहा है ये। सो ही लैंड्स हिम हिज हैंड इन हिज वर्क, तो इसलिए अपना काम में उसकी सहायता करती है। यद्यपि र्यूमी जो है उसकी वो मना कर देती है आदमी के वाउंड्स को भी वाश करने से, और हाना वासिस हरसेल्फ, अपने आप जो है वाश करती है। What will डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, वो क्या करेंगे कि उनको ये पता था अगर ऑपरेट किया गया तो इस आदमी को उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने निर्णय किया कि इसको ठीक करके हम पुलिस के हवाले कर देंगे। नो दे डिसाइड टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस आफ्टर ट्रीटिंग हिम, बट द मैन इज वेरी वीक, तो आदमी जो ऑपरेशन के बाद में बहुत वीक था। सो दे डिसाइड टू कीप हिम टिल द ही रिकवर, जब तक वो ठीक होता है तब तक हम यहीं पे रखेंगे। देन ही डिसाइड टू डू विद हिम, तब वो निर्णय करेंगे व्हाट टू डू विद हिम, इसके साथ क्या करना है, फिर क्या करेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे। व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रीड ऑफ द मैन, कि सदाव जो है क्या करेंगे, वो हमारे को कहानी से पता लग गया है सारा। इट इज नाउ क्लियर दैट सदाव डज नॉट वांट द मैन टू बी किल्ड आफ्टर द डन सो मच टू सेव हिज लाइफ, इतनी ज्यादा मेहनत के बाद में, उसकी बड़ी मुश्किल से जिंदगी बचाने के बाद में, सदाव भी नहीं चाहते थे कि इस आदमी को मारा जाए, क्योंकि एक आदमी को उसने जिंदगी दी थी। इफ ही हैंड्स हिम ओवर टू द पुलिस, अगर वो पुलिस के हवाले कर देता है,
ही इज श्योर टू बी किल्ड, तो पक्का उसको मार देते वो। द ओनली वे लेफ्ट फॉर हिम टू हेल्प द मैन टू गेट अवे देयर टू इन अ बोट, एकमात्र तरीका यही बचा था, समुद्र किनारे घर था कि उसको निकलने का रास्ता दे दिया जाए, यही एक तरीका था। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डज से, और ऐसा ही उसने किया था। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में है, उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता यहाँ पे। जैसे देयर वाज मोमेंट ऑफ लाइफ व्हेन मेक द हार्ड चॉइस बिटवीन द रोल्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल ऑफ द सिटीजन विद द सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हम देश को कहाँ पे रखें और अपनी मानवता को कहाँ पे दिखाएं। आजकल जो अपने देश में स्थिति पैदा हुई है CAA के ऊपर कि कुछ लोग जो है डिसाइड नहीं कर पाए कि किसका पक्ष लें। कुछ स्वार्थी लोग जो हैं इसको मतलब मना कर रहे हैं कि ये गलत है, जबकि कुछ देशभक्त जो हैं ये कह रहे कि बहुत बढ़िया है, होना भी चाहिए। डॉक्टर सदाउज कंपेल्ड टू ड्यूटी एज ए हेल्प द एनिमी सोल्जर, किस प्रकार सहायता करता है, ये बात अब हमने सारी बातें पढ़ी है कहानी के अंदर, किसका ऑपरेशन करता है उसको बचाने के लिए उसके हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलेक्टेंस ऑफ द सोल्जर लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम, कि हमारे को एक डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, सप्लीमेंट्री है और काफ़ी लेंथी लेसन्स हैं ये, तो इनके डिटेल में हम वैसे चर्चा कर लेते हैं और थोड़ी सी समरी भी देख लेते हैं। इस कैरेक्टर हैं जॉन अपडाइक, शुड विजार्ड हिट मॉमी। जॉन अपडाइक इसके राइटर्स हैं और इनका जन्म हुआ था 18 मार्च 1932 को USA के अंदर, और ये एक्सपायर हुए थे 27 फरवरी 2009 को USA के अंदर ये एक्सपायर हुए थे। पुलित्जर प्राइज इनको भी मिला हुआ है, काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं। तो इसमें एक मोरल लेसन दिया गया है कि हमें कि क्या जो है एल्डर्स जो हैं हमेशा बड़े लोग अपनी जगह पे ठीक होते हैं, बच्चों को क्या क्वेश्चन उनके ऊपर रेज करने चाहिए नहीं करने चाहिए। बच्चे अपनी तरीके से सोचते हैं और माँ बाप जो हैं अपने तरीके से बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो जो बात कही है शुड विजार्ड हिट मॉमी, तो यहाँ पे एक छोटी सी एक लड़की है जो, और उसके पापा जैक, यहाँ से इंट्रोडक्शन से ही पता लग जाएगा थोड़ा। द स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड वाइड्स ऑफ द लिटल चाइल्ड, छोटे बच्चे जो होते हैं ना सारी दुनिया में, वर्ल्ड व्यू उनके बड़े विचार होते हैं, मतलब अपने विचार रखते हैं वर्ल्ड व्यू। द वर्ल्ड व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द व्यूज ऑफ हर फादर्स, उसके जो बच्चे के विचार हैं वो पिता से थोड़े अलग हैं। जैक टेल्स हिज लिटल डॉटर्स, जो बेड टाइम स्टोरी, जैक के जो कहानी सुनाने वाला है वो जैक है और उसकी छोटी लड़की का नाम है जो, उसको बेड टाइम सोते हुए कहानी सुनाता है डेली वो उसके रूटीन में। नाउ शी हैज ग्रोन ए लिटिल ओल्डर, वो 4 साल की हो चुकी है जहाँ पे कहानी बताई गई है। एंड आस्कर फादर डिफिकल्ट मोर क्वेश्चंस अबाउट हिज स्टोरी, उसके पिता से वो बीच बीच में क्वेश्चन अरेज कर दिया, क्या आसमान में भगवान होते हैं, क्या वास्तव में भगवान वहाँ पे होते हैं, या आर मैजिक स्पेल रियल, क्या वो जादू वास्तविक होते, इस प्रकार के क्वेश्चन बीच बीच में वो अपने पापा से पूछती है। वन डे जैक टेल्स द स्टोरी ऑफ लिटिल एनिमल, एक दिन उसके पापा जो है शुरू करते हैं कहानी लिटिल एनिमल स्कंक के बारे में।
हर ही हैज ए प्रॉब्लम। उस स्कंक को जो भी कहानी सुनाते हैं उसको जो एनिमल चीज भी रोजर आगे लगाते हैं, बाद में वो थोड़ा सा चेंज करते हैं, कभी स्कंक कभी स्क्वाल्स, वो नाम अलग अलग चेंज करते हैं। तो उसको हर बार जो है ना, जो भी एनिमल की कहानी सुनाएंगे उसको प्रॉब्लम्स आएगी। वो प्रॉब्लम्स जो है ओवल से वाइज ओवल बुद्धिमान उल्लू है उसके पास जाएगा। ओवल्स उसको रिकमेंड करेगा कि आप जो है विजार्ड से मिले, मीन जादूगर से मिले, जाके जादूगर आपकी समस्या को हल कर देगा। जादूगर के पास जाते ही वो समस्या को हल करेगा, बट पैसे चार्ज करेगा। हमेशा पैसे जो हैं उसके पास कम पड़ जाएंगे। तो वो बताएगा कि आपको 3-4 टर्न करके कुआं मिलेगा, जादुई कुआं, वहां से आपको रेस्ट ऑफ मनी, बाकी पैसे आपको मिल जाएंगे। और इस तरीके से वो जादूगर जो है हर किसी की प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। वन डे जैक टेल्स हर द स्टोरी ऑफ लिटिल एनिमल स्कंक की। एक दिन कहानी सुनाता है उसका पापा जो को। ही हैज प्रॉब्लम, उसकी समस्या आती। क्या समस्या थी उसकी? ही स्मेल्स वेरी बैड, उसको बदबू आती थी उसके अंदर से। ही गोज टू विजार्ड, उसकी बदबू आती थी तो दूसरे एनिमल्स थे उसके साथ खेलते नहीं थे, उसको बड़ा बुरा लगता था इस बारे में। ही गोज टू ए विजार्ड, जादूगर के पास, पहले ही ओल के पास जाता हो, चलो डिटेल में थोड़ी बात आएगी। ही गोज टू विजार्ड के पास जाता है जादूगर के, एंड द विजार्ड मेक्स हिम स्मेल लाइक रोजेस। और विजार्ड से वो कहते हैं कैसी सुगंध आनी चाहिए, तो रोज के फूलों, गुलाब के फूलों की सुगंध आनी चाहिए, उसमें कर देता है वो। नाउ अदर एनिमल्स लाइक टू प्ले विद हिम, अब दूसरे जानवर उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। बट द स्कंक्स मदर इज एंग्री विद हिम, परंतु स्कंक की माँ जो उसके साथ गुस्से हो जाती है, रोजर स्कंक की मॉम, सी टेक हिम टू द विजार्ड, उसका हाथ पकड़ के विजार्ड के पास ले जाती है। सी आस्क हिम टू मेक स्कंक स्मेल एज बैड एज बिफोर, कि इसको ऐसा ही कर दें जैसा पहले बदबू आती थी इसके अंदर। जो इज नॉट हैप्पी एट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे एक क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चन करती है, क्या विजार्ड को उसकी मॉम को वापिस मारना चाहिए था, क्योंकि उसने तो अच्छा काम किया है कि उसके अंदर स्मेल आने लगी है, अच्छी स्मेल आने लगी है, अब तो बहुत बढ़िया। तो उसको मतलब इसकी रोजर की मम्मी को उसको हिट नहीं करना चाहिए था, हिट किया तो विजार्ड को वापिस उसको मारना चाहिए था, क्योंकि वो तो जादूगर है, वो कुछ भी कर सकता है। शी वांट्स दैट द विजार्ड शुड हिट द स्टूपिड मदर, वो चाहते उसको वापिस मारना था उसको, बट जैक डिफेंड्स द मदर एक्शन। परंतु उसका पापा कहता नहीं, मदर इज ऑलवेज राइट, माँ हमेशा ठीक होती है, क्योंकि बच्चों का भला वही सोचती है। अब थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं। बात तो वही है जो मैंने बताई दी है, लगभग कहानी आ चुकी है, फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो इज ए लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की है, सी इज 4 year old, 4 साल की है। हर फादर जैक हैज बीन टेलिंग हर बेड टाइम स्टोरी सिंस शी वाज 2 year old, जब से वो 2 साल की थी उसके पापा उसको लगातार कहानी सुनाते आ रहे हैं रूटीन में। जैक कैन नॉट इन्वेंट न्यू स्टोरी एवरी डे, तो जैक जो है प्रतिदिन रोज नई कहानी तो खोज नहीं सकते। सो एवरी न्यू स्टोरी इज ऑलवेज स्लाइटली डिफरेंट, तो थोड़ी सी कहानी जो है थोड़ा सा डिफरेंट डाल देता है नई कहानी के अंदर। फ्रॉम द बेसिक स्टोरी, उसकी जो मूलभूत कहानी है उससे थोड़ा सा डिफरेंट डाल देता है। द स्टोरी इज ऑलवेज अबाउट ए लिटिल एनिमल कॉल्ड रोजर, की कहानी जो है हमेशा रोजर नाम से छोटे से जानवर से शुरू होती है, जैसे रोजर फिश, रोजर स्क्वेल, रोजर चिपमंक, ये इस प्रकार के नाम वो देता है एक्सेट्रा। इन एवरी स्टोरी में रोजर हैड ए प्रॉब्लम, जो भी वो कैरेक्टर होता है उसको समस्या आती है, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ही कंसल्टेड ए वाइज ओवल, एक उल्लू के पास जाता है जो पेड़ के ऊपर रहता है, कंसल्टेड बुद्धिमान उल्लू से मिलता है। द ओवल वुड टेल हिम टू कंसल्ट ए विजार्ड, उसको रिकमेंड करेगा आप जादूगर से मिलें, हु कुड सोल्व एवरी प्रॉब्लम विद हिज मैजिक वैंड, अपनी जादुई छड़ी से जो समस्या को, हर समस्या को हल कर देता है। द विजार्ड वुड सोल्व द प्रॉब्लम, जादूगर समस्या को हल कर देगा, बट डिमांडेड ए फीस, परंतु पैसे चार्ज करता है वो। रोजर हैड ऑलवेज ए फ्यू पेनी सोल्ड, जो भी रोजर नाम का जानवर जो भी वो इन्वेंट करता है हर बार, वो उसके पास कुछ पैसे हर बार शॉर्ट पड़ जाते हैं। ये पहले ही बता देती, लड़की भी क्वेश्चन करने लगी, अब उल्लू से मिलेगा उसके पास पैसे कम पड़ेंगे, आप ऐसे ही बताओगे, ऐसे ही चलते हैं वो। रोजर हैड ऑलवेज ए फ्यू पेनी सोल्ड, उसके कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। द विजार्ड वुड टेल हिम टू गो टू द वेल, उसको कहेगा आप जादुई मैजिक वेल के पास जाएं, वेयर ही वुड फाइंड द रेस्ट ऑफ द पेनी, जहां पे आपको बाकी पैसे मिल जाएंगे। रोजर वो गो टू द वेल, उसके पास 7 पैनी जो डिमांड करता है, उसके पास 4 ही पैनी थी, और उसके बाकी जो 3 पैनी से वो वहां से लेने के लिए जाता है। रोजर वुड गो टू द वेल, कुएं पे जाता है, गेट द पैनीज, वो पैसे ले आता है, एंड पेड देम टू द विजार्ड, को दे देता है जादूगर को। देन ही वुड बी हैप्पी, तब वो खुश हो जाता है, एंड वुड प्ले विद अदर एनिमल, दूसरे जानवरों के साथ खेलता है। इन द इवनिंग, शाम के समय, रोजर्स फादर्स रिटर्न फ्रॉम बोस्टन, से रोजर के पिता आ जाते हैं। द स्टोरी इज ऑलवेज एंडेड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सपर्स, जो हमेशा कहानी खत्म होती है वो रात के खाने का वर्णन के समय होती है, जो वाज ऑलवेज सेटिस्फाइड, जो हमेशा संतुष्ट हो जाती थी। विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, रोजर्स प्रॉब्लम्स वाज ऑलवेज सोल्व, क्योंकि उसके पिता जो है रोजर की समस्या को हर बार हल कर देते थे और जो संतुष्ट हो जाती थी।
बट नो जो हैज ग्रोन ए लिटल ओल्डर, परंतु अब वो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। सी हैज डेवलप्ड ए क्रिटिकल माइंड, उसका दिमाग जो थोड़ा क्रिटिकल हो चुका है, थोड़ा सा सोचने लगी बारीकी से वो। सी ऑफन आस्क हर फादर डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन, उसके पापा से वो बार बार क्वेश्चन पूछती है अब नैतिकता के। जैक टेल्स हर ए न्यू स्टोरी, जैक जो उसको नई कहानी सुनाता है। इट इज अबाउट ए स्कंक कॉल्ड रोजर स्कंक, मेन जो कहानी है यहाँ पे रोजर स्कंक की कहानी है। रोजर स्कंक स्मेल्स वेरी बैड, उसके अंदर से बदबू आती थी। द अदर एनिमल डू नॉट लाइक बैड स्मेल, दूसरे जानवरों को वो बैड स्मेल पसंद नहीं थी। दे डू नॉट लाइक टू प्ले विद हिम, उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। स्कंक वाज लेफ्ट अलोन एंड वी वेप्ट, वो अकेला रह जाता था और रोता था। एज इन जैक अदर स्टोरी, जैसे जैक की दूसरी कहानियों में होता था। रोजर स्कंक वेंट टू ए बिग ट्री, एक बड़े पेड़ पे जाता है। एक बिग ओवल सेट ऑन द टॉप ब्रांच, एक बड़ा सा वाइज ओवल बुद्धिमान उल्लू ऊपर की टहनी पे बैठा हुआ था। ऑफ द ट्री, पेड़ की ऊपर की टहनी पर बैठा हुआ था। रोजर स्कंक टोल्ड द ओवल, रोजर स्कंक जो अपनी प्रॉब्लम्स उसको बताता है ओवल्स को, उल्लू को। आई स्मेल वेरी बैड, कि मेरे अंदर से बदबू आती है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं। दो वाइज ओवल थॉट्स एंड थॉट, बुद्धिमान उल्लू ने सोचा। देन ही टोल्ड रोजर स्कंक को बता दिया टू गो टू द विजार्ड, कि आप जादूगर के पास चले जाएं। एंड ही कुड सोल्व हिज प्रॉब्लम, वो आपकी समस्या को हल कर देगा। जादूगर जो है आपकी समस्या को हल कर देगा। एट दिस पॉइंट, इसी बात पे जब उसने कहा कि जादूगर आपकी समस्या हल कर देगा, जो इंटरप्टेड हिज फादर, इंटरप्ट होता बीच में बोलना, जो है अपने पापा कहानी सुना रहे बीच में बोलती है। सी आस्क्ड हिम इफ मैजिक वर रियल, के पूछते क्या जादू वास्तविक में होते हैं, असली होते हैं क्या। सी हैड बिगन टू आस्क सच क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछना शुरू कर देते। क्या भगवान जो है इज गॉड रियली, क्या भगवान वास्तव में होते हैं इन द स्काई, आसमान के अंदर, इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछने लगी है। एट दिस पॉइंट सी हैड बिगन टू आस्क सच क्वेश्चन। वंस जैक टोल्ड हर दैट स्पाइडर्स एट बग्स, एक बार उसके पापा ने बता दिया उसको स्पाइडर्स जो हैं, मकड़ियां, वो कीड़े खा जाती हैं। बग्स होता है कीड़े। सी देन आस्क्ड हर मदर इफ इट वाज ट्रू, अपनी माँ से पूछती है क्या ये बात ठीक है कि वो कीड़े खा जाती हैं। वन डे हर मदर, एक दिन उसकी माँ जो है टोल्ड हर, उसको बताती है दैट गॉड वाज इन द स्काई, की अब भगवान आसमान में रहते हैं। एंड एवरीवेयर अराउंड अस, और हमारे चारों ओर भी भगवान ही रहते हैं। सी वंडर्ड, उसको आश्चर्य होता है। इफ इट वाज राइट, क्या माँ जो है मेरी ठीक कह रही है। सी आस्क्ड जैक अबाउट इट, अपने पापा से, जैक से इसके बारे में पूछती है। जैक रिज्यूम द स्टोरी, जैक जो अपनी कहानी फिर शुरू करता है। रोजर स्कंक वेंट टू द विजार्ड, रोजर स्कंक जादूगर के पास जाता है क्योंकि उसके अंदर से बैड स्मेल आती थी। ही नोक्ड एट द विजार्ड डोर, जादूगर के दरवाजे पे दस्तक देता है। द विजार्ड ओपन द डोर, जादूगर दरवाजा खोलता है। ही वाज ए टीनी ओल्ड मैन, छोटा सा आदमी था, टोपी पहने हुए था। ही हैड ए लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, सफेद दाढ़ी थी लंबी लंबी। एंड वोर ए पॉइंटेड ब्लू हैट, एक तिकोना सा कोनेदार एक नीले रंग का टोप पहने हुए था। ही आस्क्ड रोजर स्कंक से पूछता है अबाउट हिज प्रॉब्लम, क्या समस्या है बताओ। रोजर टोल्ड हिम दैट ही स्मेल्ड वेरी बैड, रोजर को कहता है कि मेरे अंदर से बदबू बहुत आती है। ऑल द अदर एनिमल रेन अवे फ्रॉम हिम, सारे जानवर मेरे पास से भाग जाते हैं, कोई भी मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करता है। द विजार्ड आस्क्ड रोजर टू कम इन, जादूगर कहता है अंदर आ जाओ। द विजार्ड हैड मैनी मैजिक थिंग्स लाइंग इन द बिग डस्ट हीप, विजार्ड जादूगर के पास काफी सारी जादुई चीजें पड़ी हुई थी एक बड़े से रेत के ढेर के ऊपर। ही टुक आउट हिज मैजिक वैंड, अपनी जादू की छड़ी निकालता है। ही आस्क्ड रोजर से कहता है व्हाट ही वांटेड टू स्मेल, लाइक कैसी सुगंध चाहिए, कैसे आनी चाहिए तुम्हारे अंदर से। आफ्टर थिंकिंग सो फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद रोजर रिप्लाइड, रोजर उत्तर देता है दैट ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस, कि मेरे अंदर से गुलाब के फूलों की सुगंध कर दो। एट दिस पॉइंट पे जो आस्क्ड फादर इफ द ओल्ड विजार्ड वुड डाई, तो इसी बात पे फिर क्वेश्चन करती है जो उससे, क्योंकि अब क्रिटिकल माइंड हो गया उसका, क्या ये जादूगर मर भी जाते हैं क्या। जैक रिप्लाइड दैट विजार्ड डिड नॉट डाई, उसका पापा उत्तर देता है कि जादूगर नहीं मरते। जैक टोल्ड जो दैट द विजार्ड मटर्ड ए मैजिक स्पेल, आगे वो कहानी रिज्यूम करता है अपनी कि वो जादूगर एक जादू का मंत्र का उच्चारण करता है, मटर्ड ए मैजिक स्पेल, अपना जादू का मंत्र बोलता है। जो वाज वेरी हैप्पी टू हियर इट, ये सुन के जो बड़ी खुश होती है। जैक सेड दैट इन नो टाइम, बिल्कुल जल्दी से बिना समय खोए, रोजर स्कंक स्मेल्ड लाइक फ्रेश रोजेस, रोजर स्कंक के अंदर से गुलाब के फूलों की खुशबू आने लग जाती है। रोजर बिकेम वेरी हैप्पी, रोजर बड़ा खुश हो जाता है। द विजार्ड डिमांडेड 7 pennies फ्रॉम रोजर फॉर हैविंग सोल्ड हिज प्रॉब्लम, जादूगर उससे 7 pennies मांगता है, भाई तुम्हारी समस्या सोल्व मैंने हल की है, उसके लिए 7 penny मेरी फीस है। बट रोजर हैड ओनली 4 penny, परंतु रोजर के पास केवल 4 penny थी उसके पास।
द विजार्ड आस्क्ड हिम टू गो टू द मैजिक वेल, उसको कहता है कि 3 मुड़ के और वहां पे जादू का कुआं मिलेगा, वहां चले जाओ। वेयर ही वुड फाइंड 3 पेनीज, वहां पे बाकी आपको पैसे मिल जाएंगे। रोजर वेंट देयर एंड फाउंड 3 पेनीज, वहां जाके उसको 3 पेनीज उसको मिल जाते हैं। ही केम बैक, वापिस आता है एंड गेव दोज पेनीज टू द विजार्ड, और वो पेनीज जो जादूगर को दे देता है। रोजर स्कंक रेन इनटू द जंगल, फिर वो खेलने के लिए जंगल में चला जाता है। ही मिक्स्ड विद अदर एनिमल, दूसरे जानवरों के साथ घुल मिल जाता है। नाउ ऑल द लिटल क्रिएचर लाइक्ड हिज स्मेल, अभी जितने भी छोटे छोटे प्राणी थे सबको उसकी स्मेल बहुत पसंद आई। दे गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। दे डिड नॉट हेट हिम एंड प्लेड मैनी गेम्स विद हिम, अब उससे घृणा नहीं करते हैं और सभी बच्चे उसके साथ खेलने लग जाते हैं। रोजर केम होम, रोजर घर आता है। हिज मदर फाउंड, उसकी माँ पाती है। हिज मदर फाउंड दैट ही स्मेल्ड ऑफ रोजेज, कि उसने देखा उसकी माँ ने कि इसके अंदर से गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही है। सी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं हुई। सी थॉट दैट रोजर शुड स्मेल लाइक स्कंक, कि उसने ये महसूस किया कि भगवान ने जो प्राणी जिस तरीके का बनाया है उसके अंदर से वैसी ही सुगंध आनी चाहिए। तो उसने कहा कि तुम्हारे अंदर से एक स्कंक की स्मेल आनी चाहिए थी। सी वाज एंग्री, वो गुस्से हो जाती है विद द विजार्ड के साथ, जादूगर से गुस्से हो जाती है फॉर गिविंग रोजर दैट स्मेल, कि रोजर को तुमने बिना मेरे कंसल्ट के, बिना मेरे से पूछे ऐसी कैसे दे दी बच्ची की बात मान के सुगंध। रोजर टोल्ड हिज मॉमी दैट ऑल एनिमल्स वुड रन अवे फ्रॉम हिम, कि रोजर जो अपनी मम्मी को कहता है कि सभी जानवर मेरे पास से भाग जाते हैं। इफ ही गोट हिम स्कंक स्मेल बैक, अगर मेरे अंदर वो स्मेल की वापिस आई, स्कंक की स्मेल बदबू वापिस आई, तो सभी जानवर मेरे पास से भाग जाएंगे। बट हिज मदर डिड नॉट केयर, परंतु उसकी माँ इस बात की चिंता नहीं करती है। सी टुक रोजर बैक टू द विजार्ड, वो वापिस जो है रोजर को जादूगर के पास ले जाती है। सी हिट द विजार्ड ऑन द हेड, उसके सिर पे जाते ही बिना बात किए हुए उसके सिर पे मारती है। जो सुजेस्टेड, जो वहीं पे कहती है दैट द विजार्ड शुड हिट मॉम बैक, हर हिट बैक, यहीं से टाइटल लिया गया है। जो सुजेस्ट करती है दैट द विजार्ड शुड हिट हर बैक, की विजार्ड को, जादूगर को, उसकी माँ को वापिस मारना चाहिए था। ये हमारा टाइटल है लेसन्स का, यहीं से लिया गया है, शुड विजार्ड हिट मॉम। बट जैक डिड नॉट एग्री विद, परंतु जैक जो है इसका पापा इससे सहमत नहीं होता है, गलत बात है। ही सेड दैट विजार्ड गेव रोजर स्कंक, रोजर हिज स्कंक स्मेल बैक, की जादूगर जो है वो वापिस उसकी सुगंध दे देता है, गेव रोजर को हिज स्कंक स्मेल, स्कंक के अंदर से जैसी स्मेल आती है, बदबू आती है, वैसे ही वापिस कर देता है वो। रोजर ने मॉमी केम होम, वो घर आ जाते हैं, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी। रोजर्स फादर हैड कम फ्रॉम बोस्टन, से रोजर के पिता तब तक वापस आ जाते हैं। दे हैड द सपर टुगेदर, वो रात को खाना इकट्ठे खाते हैं। नाउ रोजर्स मदर वाज हैप्पी, अब रोजर की माँ, रोजर स्कंक की माँ बड़ी खुश है। सी लव्ड रोजर स्कंक को, रोजर स्कंक को बहुत पसंद करती है, चाहती है, बिकॉज नाउ ही स्मेल्ड लाइक हर, क्योंकि अब उसके अंदर से भी उसकी मम्मी जैसी ही सुगंध आ रही है, बदबू आ रही है। Here the story एंड, यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। जो डिड नॉट लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, अब हमारे पास बात आती है कि भी क्या जो को वो एंडिंग आई पसंद, नहीं आई इसको पसंद। सी आस्क्ड इफ द अदर एनिमल स्टिल हेटेड रोजर, की फिर क्वेश्चन करती है क्या दूसरे जानवर अब भी उससे घृणा करेंगे। जैक सेड दैट नाउ द अदर एनिमल ग्रेजुअली लाइक्ड हिम, और धीरे 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 उनको उसकी स्मेल पसंद आएगी, धीरे धीरे उसको पसंद करना शुरू कर देंगे। दे गोट यूज्ड हिज स्मेल, यूज्ड टू हिज स्मेल, उसकी आदी हो जाएंगे उसकी स्मेल के, एंड प्लेड विद हिम, उसके साथ खेलेंगे। बट जो सेड, परंतु जो कहती है दैट द मदर स्कंक वाज स्टूपिड, कि उसकी माँ जो बड़ी मूर्ख थी। शी वांटेड दैट जैक शुड टेल द स्टोरी अगेन विद द डिफरेंट एंडिंग, जो कहती है कि पापा कहानी को दोबारा सुनाओ और इसकी एंडिंग दूसरे तरीके से करो, कि विजार्ड को, द विजार्ड शुड पुनिश द मदर, की जादूगर को उसकी माँ को दंड देना चाहिए था, इस तरीके से कहानी को आप खत्म करें। बट जैक डिफेंडेड द मदर, परंतु जैक जो है माँ का पक्ष लेता है, कि वो चाहती है, शी वांटेड दैट जैक शुड टेल द स्टोरी अगेन विद डिफरेंट एंडिंग, अलग तरीके से कहानी को खत्म करके दिखाओ। द विजार्ड शुड पुनिश द मदर, की जादूगर को माँ को दंड देना चाहिए था। बट जैक डिफेंडेड द मदर, परंतु जैक जो है माँ का ही पक्ष लेता है। बट जो वाज नॉट कन्विंस, परंतु जो नहीं मानती, सी थॉट दैट विजार्ड शुड हैव हिट रोजर मॉम इज
एज शी वाज स्टूपिड, जादूगर को उसकी मॉम को वापस मारना चाहिए था रोजर स्कंक की, क्योंकि वो मूर्ख थी इसी वजह से। इसमें मेन बात यही आई है कि बच्चे जो है लाइक करते हैं कि जो अपने तरीके से उनका क्रिटिकल माइंड है कि वो नहीं सोचते कि माँ बाप क्या सोचते हैं। इससे हमें एक मोरल लेसन ये मिलता है कि माँ बाप जो है ना अपने बच्चे के लिए भला चाहते हैं। बच्चा चाहे कितना भी कहीं चला जाए, बट माँ बाप जो है हमेशा उसको अच्छे ये चाहते हैं कि इसका भला हो, क्योंकि स्कंक के अंदर से ऐसी स्मेल आती है, उसकी माँ नहीं चाहती कि हमारी क्वालिटी मतलब हमारी जो कैटेगरी है उससे अलग हो जाए, कि जैसे मेरे अंदर से इसके पापा के अंदर से स्मेल आती है ऐसी स्मेल आनी चाहिए। दूसरे जानवरों का क्या है, अगर वो धीरे धीरे वो तो आदी हो ही जाएंगे उसके। तो इसमें यही कहानी बताई गई है कि यहाँ पे दो ही तीन बातें कि कहानी सुनाता है जैक जो को डेली वो क्रिटिकल माइंड हो चुकी है, बार बार क्वेश्चन रेज करती है, और एक ही टाइप की कहानी रोजर आगे नाम डाल देता है, चिपमक्स, स्कंक, ग्लेरी, स्क्वेल, इस प्रकार के नाम वो डाल देता है। हर बार जो है एनिमल को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो उल्लू से मिलता है, उल्लू जादूगर के पास रिकमेंड करता है, जादूगर उसकी समस्या को हल कर देता है और फीस चार्ज करता है 7 पैनीज, और कुछ पैनीज जो शॉर्ट पड़ जाती हैं वो उसको भेज देता है कुएं के पास, और कुएं से वो पैनी ला के उसको दे देता है और उसकी समस्या हल इस तरीके से कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो एंडिंग्स की गई है, तो अब क्रिटिकल माइंड की वजह से सोचने लगे कि इसको जो ना जादूगर को जैसे ही बिना बात किए उसकी मॉम ने मारा है, तो जादूगर को वापस हिट उसे करना चाहिए था। तो यही कहानी का टाइटल है। हमारे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है हुई जो कौन है, जो हमें पता लगे कि जैक की डॉटर है और वो 4 ईयर ओल्डर है, 4 साल की है वो। और हाउ डज सी रिस्पॉन्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग, कैसे रिस्पॉन्ड करती है। पहले वो इजीली एक्सेप्ट कर लेती थी उन कहानियों को, परंतु अब क्रिटिकल माइंड हो चुका है, उससे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए गए हैं, और उसके पापा जो है ना इन क्वेश्चंस को लाइक नहीं करता कि वो अपने माइंड से ही क्वेश्चंस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड बी स्टोरी कंटिन्यू विद, किस प्रकार कहानी को कंटिन्यू रह सकती थी इसको। सो द मम्मीज वुड लाइक द रोज स्मेल, अगर वो उसकी रोज की स्मेल को पसंद करती, क्योंकि यहाँ पे जो ना इस क्वेश्चन में दिया व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन्स कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद, क्योंकि जो भी जनरेशन स्कंक जो है, स्कंक जो एक प्रजाति है ये जो पूरी की पूरी, इसके अंदर से बैड स्मेल आती है सबके अंदर से। तो ये नहीं, इसकी मॉम नहीं चाहती कि डिस्टिंक्टली है कि थोड़ा सा अलग हो प्रजाति से। वो मैंने पहले भी चर्चा की है, ये एक मोरल लेसन मिलता है कि अपनी प्रजाति से जो है ना थोड़ा सा भी अलग नहीं होना, स्पीसीज से अलग नहीं होना चाहिए, और यही माँ उसकी चाहती है कि जैसी बैड स्मेल पहले आती थी वैसे ही कर दें। व्हाट डू यू थिंक भाई जोज प्रॉब्लम, जो की समस्या हमारे को पता है, हर बार जो है वो जादूगर को मिलता है, जादूगर वो पैसे चार्ज करता है उसको, यही समस्या है सारी की सारी। ही सेड दैट द मॉम इज ऑलवेज राइट एंड इट वाज समथिंग विच जोस कुडंट डाइजेस्ट विद रेफर टू द रोजर स्कंक स्टोरी। और यही है कि जो को बार बार बात हजम नहीं हो रही है कि आप एक ही तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हो। वही द मोरल इशू ऑफ द स्टोरी, यही बात है कि छोटों की बातों में नहीं आना चाहिए। बच्चे जो हैं, बड़े लोग जो है ना अपने बच्चों के बारे में जो भी सोचते हैं वो ठीक ही सोचते। आर एल्डर्स ऑलवेज राइट इन व्हाटएवर डू यू से, शुड चिल्ड्रन नेवर कॉल into questions any actions of the parents, क्या बच्चों को इस प्रकार के पर्सन करने चाहिए। दिस इज द मोरल इशू ऑफ द स्टोरी। रोजर स्कंक मॉम इज लिटिल जेंटल विजार्ड्स फॉर नो फॉल्ट, मतलब उसको हिट करती है विजार्ड को, उसका कोई दोष नहीं था। ये सोचती है कि विजार्ड्स शुड हिट हर बैक दैट, कि वापिस उसको मारना चाहिए था। बट हर फादर डिफेंड मॉम इज एक्शन सेइंग दैट मॉम इज ऑलवेज राइट, परंतु उसका पिता कहता है गलत बात, क्योंकि मॉम जो है अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं चाहती है। हाउ डज जो वांट द स्टोरी एंड, कैसे एंड करती है कि विजार्ड को उसको पुनिश करना चाहिए था और उसकी बैड स्मेल नहीं, उसके अंदर से रोजेस की स्मेल आनी चाहिए थी। ये गलत एंडिंग है। आपकी कहानी को दोबारा सुनाओ। Why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mothers? Jack insists that it was the wizard that was hit and not the mothers, कि जादूगर को मारा गया था, क्योंकि जादूगर को इस वजह से मारा गया क्योंकि रोजर स्कंक की माँ जानती थी कि उसको क्या करना है। दूसरे जानवर इसको कैसे लाइक करेंगे, वो तो बच्चा था कि दूसरे स्मेल नहीं पसंद करते, तो मेरे अंदर रोजेस की स्मेल कर दो। उसकी मॉम को पता था कि ये चीजें जो रूटीन की हैं और धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली वो आदि हो जाएंगे सारे के सारे। ही इंसिस्टेड दैट लिटिल स्कंक लव्ड हिज मदर मोर देन ऑल अदर एनिमल्स एंड शी न्यू दैट वाज राइट, शी वाज राइट, क्यों ठीक थी अपनी जगह। दस इन द ओन शी जस्टिफाइड दैट हीटिंग्स ऑफ द विजार्ड बाय द मदर्स, की इस तरीके से जो विजार्ड को उसकी मॉम ने मारा वो ठीक किया। अगली मिडल पोजीशन में किस प्रकार जैक जो है वो फंस जाता है। इसमें जो व्हाट मेक्स जैक फील्स कॉट इन द अगली मिडल पोजीशन, कि जैक जो है वो इंसिस्ट कर रहा है कि
उसकी माँ ने जो किया जादूगर के साथ वो ठीक किया। और जो है कह रही है कि जो को जादूगर को वापस उसको हिट करना चाहिए था। तो इस प्रकार जो है ना वो इसका मिडल पोजीशन में, अगली मिडल पोजीशन में फंस जाता है, क्योंकि ये समझता है कि एल्डर्स क्या होते हैं, एल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ही डज नॉट वांट टू टेल द स्टोरी इन विच मदर गेट्स बीटन एंड और इंसल्टेड। वो नहीं चाहता कि कहानी इस तरीके से की जाए कि जादूगर उसको पीटे या अपमान करे उसकी माँ का। ऐसे एंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ही वांट टू इम्प्रेस अपॉन द चाइल्ड, बच्चों पे प्रभाव डालना चाहता है, दैट एल्डर्स आर ऑलवेज राइट एंड ought टू बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, कि बड़े जो हैं हमेशा सम्माननीय होते हैं और उनका हमेशा ठीक होते हैं, उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो क्वेश्चन थे उनकी चर्चा करी लिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, टुडे हम आज पढ़ने जा रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। 12th क्लास की जो विस्टा बुक है उसका लेसन है ये। जो नया जो सिलेबस कुछ डिलीट किया गया, शायद उसमें लास्ट लेसन रहेगा ये, या इससे एक आगे भी है, इससे मीन्स बीच में लेसन है ये। इसमें जो ऑन द फेस ऑफ इट है ये लेसन, इसके अंदर 2 करेक्टर हमारे पास हैं, मिस्टर लैम और डैरी। मिस्टर लैम जो है एक हैंडीकैप्ड है, मीन्स इनकी एक टांग नहीं है, और वो टांग भी इनकी जो है युद्ध के अंदर खत्म हो गई थी, लड़ाई के अंदर। और डैरी एक छोटा सा लड़का है, इसके एक साइड में, फेस के, चेहरे के एक साइड में एसिड गिर गया था और उसकी वजह से इसका चेहरा ब्रंट जल गया था। तो ये जो लोग जो है इसके चेहरे को डर देख के थोड़ा डर जाते हैं और इससे टलने की कोशिश करते हैं, और ये भी लोगों से टलता है, लोग इससे घृणा करते हैं। मतलब ये जिंदगी से परेशान है एक तरीके से लड़का। एक दिन क्या भी के गार्डन अकेला सा देख के वे एकांत में रहना पसंद करता है। ये गार्डन में चला जाता है और दरवाजे से नहीं जाता है, ये दीवार फांद के स्केल करके और गार्डन में चला जाता है, वे एकांत जगह पे अपना टाइम व्यतीत करूंगा। परंतु जैसे ही अंदर एंट्री करता है वहां पे मिस्टर लैम दिखाई देते हैं इसको, और ये वापिस आने वाला होता है, डर के मारे भी हेट करेगा, तो उसको रोकता है और उसको फिर उससे बात करता है बैठ के। फिर बताता है कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो, क्यों अकेले अकेले, सुनसान पूछता है सारी बातें उससे। डैरी कहता है कि मेरा जो एक चेहरा एक तरफ का जला हुआ है और मेरा चेहरा बहुत भद्दा है, लोग एक तरीके से डर जाते हैं और मुझसे बचने की कोशिश करते हैं। तो डैरी उसको मोटिवेट करता है कि मैं किसी प्रकार की घृणा नहीं करता, मैं मतलब एक टांग मेरी नहीं है, बच्चे मेरे पास आते हैं, मेरे से डरते नहीं है, मैं उनसे नहीं डरता हूँ, मैं उनको खाने की चीजें देता हूँ। भी उसको मोटिवेट करता है कि भी कुछ लोग जो है ना घास को एक घास ही समझते हैं, परंतु मैं भी घास को एक सजीव चीज मानता हूं। मतलब उसको पॉजिटिविटी देता है वो, मतलब एक तरीके से जिंदगी को जिंदगी के तरीके से जियो। तो वो कहते हैं कि भी तुम्हारे को और भी डिफॉर्मिटी हो सकती थी, तुम बचपन से अंधे हो सकते थे, तुम्हारी टांग जा सकती थी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारे बाजू हैं, टांग है, सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम मतलब जिंदगी को जिंदगी के तरीके से, जिंदगी को लोगों के तरीके से ना जियो। एक मोटिवेशन के लिए एक स्टोरी भी सुनाता है कि इस तरीके से एक आदमी जो है ना रोड पे बाहर जाने से डरता था, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाऊंगा, तो उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। कमरे में क्या हुआ, एक दिन ऊपर फोटो लगी हुई थी कुछ, वो ऊपर से गिर गई और उसके सिर के ऊपर गिरी, वहां भी वो मर गया। तो उसको बहुत सी मोटिवेशन ये देता है और उससे प्रभावित होता है डैरी, और मतलब कह रहा है, फिर वो कहता है कि मैं अब सेब तोड़ूंगा, खट्टे सेब तोड़ेंगे, इसका मैं मुरब्बा बनाया करता हूँ और जो बेचता हूँ मैं अपना प्रॉफिट कमाता हूँ, ये बाग मेरा, सारी बातें उससे करता है। तो ये कहता है कि चल मैं ठीक अपनी मम्मी को बोल के आता हूँ, और अपनी मम्मी को बोल के मैं अभी आता हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया दोस्त मिल गया है, मैं उसके पास दोबारा जा रहा हूँ, मेरी चिंता ना करना। तो कहता है कि नहीं तुम वापिस नहीं आओगे। नो, मैं अभी वापिस आ जाऊंगा। तो उसको डैरी को पता था कि कोई भी बच्चा मेरे पास वापिस नहीं आता मेरे से
एक तरफ का चेहरा। इट गोट ब्रंट बाई एसिड से जल गया था ये। हिज फेस लुक्स अगली, उसका चेहरा अगली होता है, भद्दा नजर आता है। एंड सो पीपल अवॉइड हिम एंड हेट हिम, तो इसलिए लोग उससे टलते हैं, उससे घृणा करते हैं। सम पीपल शो एज इफ दे डू नॉट माइंड हिज बर्न फेस, कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम कोई परवाह नहीं करते कि आपके चेहरा जला हुआ नहीं, मतलब प्यार दिखाते हैं। या डैरी नोज, फिर भी डैरी जानता है दैट दे ट्राई टू अवॉइड हिम, कि वे भी उससे बचने की कोशिश करते हैं। अवॉइड मैंने होता टलना। मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट ही डज नॉट हेट हिम, मिस्टर लैम कहता है मैं आपसे घृणा नहीं करता हूं। ही सेज दैट सून ही विल गेट राइप क्रैब एपल्स टू मेक देम इनटू जेली, वो कहते हैं कि मैं जल्दी से मतलब राइप पके हुए क्रैब एपल्स, खट्टे सेब मुझे मिलेंगे, तोड़ूंगा मैं, टू मेक देम इनटू जेली, उनका मरब्बा बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए। ही आस्क्ड डैडी से कहता इफ यू वुड हेल्प हिम टू पिक एपल्स, क्या तुम मेरी सहायता करोगे सेब तोड़ने के अंदर। डैरी थिंक, डैरी सोचता है दैट लाइक मोस्ट अदर पीपल, डैरी सोचता है शायद दूसरे लोगों की तरह मिस्टर लैम इज आल्सो ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक, कि मिस्टर लैम भी जो है शायद विषय को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बट मिस्टर लैम अश्योर से डैरी को आश्वस्त करता है दैट ही रियली डज नॉट डिसलाइक हिम, वह वास्तव में आपसे घृणा नहीं करता हूं। द रियल वर्थ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द रियल वर्थ होता है योग्यता, वास्तविक योग्यता जो आदमी की है। द रियल वर्थ ऑफ ए पर्सन इज नॉट इन हिज लुक्स, की वास्तविक जो योग्यता होती है आदमी की उसके हाव भाव में नहीं होती है, और आउटर अपीयरेंस या बाहर से कैसा दिखाई देता है उसमें नहीं होती है। हिज रियल वर्थ इन हिम, की वास्तविक योग्यता जो आदमी के अंदर किस चीज में सक्षम है, कैसा वो काम करता है, उसका व्यवहार कैसा, उसमें होती है। मिस्टर लैम से, मिस्टर लैम कहता है दैट देयर आर वीड्स इन हिज गार्डन, की मेरे बाग में घास है। अदर पीपल, वीड्स होता है घास, अदर पीपल लुक डाउन अपॉन वीड्स, लुक डाउन होता है घृणा की नजर से देखना, दूसरे लोग जो है ना उसको थोड़ी घृणा की नजर से देखते हैं। बट ही लुक्स अपॉन देम वीड्स एज लिविंग, परंतु मैं उनके ऊपर देखता हूं केवल एक सजीव चीज की तरह, ग्रोइंग प्लांट्स लाइक एनी अदर प्लांट, मैं उनको दूसरे पौधों की तरह ही मानता हूं। ही मीन्स, उसे उनका कहने का मतलब है दैट ही डज नॉट हेट डैरी, कहने का मतलब है कि मैं आपसे घृणा नहीं करता हूं, डैरी से घृणा नहीं करता है, सभी बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। ही लुक्स अपॉन डैरी पे देखता है एज एनी अदर बॉय, कि दूसरे लड़कों की तरह ही डैरी के ऊपर वो दिखता है। मिस्टर लैम टेल्स, डैरी को कहता है दैट ही टू हैज ए फिजिकल डिफॉर्मिटी, होता है अपाहिजता, फिजिकल होता है शारीरिक, कि मैं भी शारीरिक रूप से अपाहिज हूं। ही हैज एन आर्टिफिशियल लेग, मेरी एक टांग जो है नकली है। हिज रियल लेग वाज ब्लोन ऑफ इन द वार, की मेरी वास्तविक टांग जो है युद्ध में खत्म हो गई थी, उड़ गई थी बम से। चिल्ड्रन कॉल हिम लैमली, मिस्टर लैम्स, की बच्चे जो है मुझे लंगड़ा लैम कहते हैं। बट ही डज नॉट माइंड इट, परंतु मैं इस बात की परवाह नहीं करता। इज नॉट अफ्रेड ऑफ द चिल्ड्रन, मैं बच्चों से नहीं डरता हूं। एंड चिल्ड्रन आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, बच्चे मुझसे नहीं डरते हैं। दे कम टू हिम, मेरे पास आते हैं ऑफन प्राय, एंड ही गिव्स देम टॉफी, और मैं टॉफी देता हूं। मिस्टर लैम एडवाइसेस डैरी दैट ही शुड आल्सो नॉट माइंड व्हाट अदर्स सेज अबाउट हिज फेस, मिस्टर लैम जो है सलाह देता है डैरी को, तुम भी ये परवाह ना करो, लोग तो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं इस बात की परवाह मत करो। मिस्टर लैम टेल्स डैरी को कहता है दैट ब्यूटी इज नॉट मेयरली इन द फिजिकल बॉडी, की सुंदरता केवल शरीर में, स्वस्थ शरीर में नहीं होती, शरीर में सुंदरता नहीं होती है। रियल ब्यूटी लाइज विद इन और स्पिरिट्स, की वास्तविक सुंदरता जो है वो हमारी आत्माओं में, भावनाओं में होती है। हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज, की अच्छा वो जो अच्छे काम करे। ये रिमाइंड डैरी को याद दिलाता ऑफ ए फेरी टेल, एक परियों की कहानी, अबाउट द ब्यूटी एंड बीस्ट, मोटिवेशनल कहानी सुनाएगा दो तीन। एक जानवर और सुंदर औरत की, लड़की की कहानी सुना था। बीस्ट मैन जानवर, ब्यूटी मैन यहां सुंदर औरत लड़की के लिए यूज किया गया। डैरी ऑलरेडी नोज द टेल, की डैरी जो इस कहानी को जानता था। ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस किसेस ए बीस्ट, की एक सुंदर सी राजकुमारी एक जानवर को चूमती है। द बीस्ट देन ट्रांसफॉर्म इनटू ए हैंडसम प्रिंस, और जानवर जो है वो बदल जाता है एक सुंदर से राजकुमार के रूप में। दिस इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ लव, ये इस प्यार की ताकत की वजह से ऐसा सिद्ध हो पाया। डैरी नोज द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, डैरी जो है इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है, मोरल क्या है वो भी जानता है। इट इज नॉट व्हाट यू लुक लाइक, भी ये बात नहीं है कि तुम कैसे नजर आते हो, इट इज व्हाट यू आर इनसाइड, तुम्हारे अंदर क्या है, बात वो है। The beautiful princess loved the monsters because she could see the goddesses in him, कि सुंदर सी राजकुमारी ने वो एक राक्षस को प्यार किया, because she could see the goodness in him, goodness है ये, क्योंकि उसने उसके अंदर goodness होता है अच्छाई, क्योंकि उसने उसके अंदर अच्छाई नजर आई। मिस्टर लैम कंसोल डैरी, कंसोल होता है सांत्वना देना, मिस्टर लैम जो डैरी को सांत्वना देते हैं। ही टेल्स, डैरी को कहते हैं दैट वर्स थिंग्स कुड हैव हैपेंड टू हिम, इससे भी बुरी चीजें आपके साथ घटित हो सकती थी। He could have been blind or born deaf
डफ कि तुम अंधे पैदा हो सकते थे, और बोर्न डफ, या डफ होता बहरा, और बहरे पैदा हो सकते थे। डैरी से डैरी कहता है दैट अदर पीपल्स हैव कंसोल्ड हिम बाय टेलिंग हिम दैट मैनी पीपल्स बियर देयर सफरिंग विदाउट एनी कंप्लेंट। डैरी से डैरी कहता है दैट अदर पीपल्स हैव कंसोल्ड हिम कि दूसरे लोग भी मुझे सांत्वना देते हैं, बाय टेलिंग हिम, उसको बताकर, दैट मैनी पीपल बियर देयर सफरिंग, बहुत से लोग अपनी पीड़ाओं को सहन करते हैं, विदाउट एनी कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं करते। डैरी हैज हियर्ड ए वुमन से कि डैरी ने सुना था एक औरत को कहते हुए दैट द हैंडीकैप्ड पीपल लाइक डैरी, जैसे अपाहिज बच्चों को, शुड लिव विद द अदर हैंडीकैप्ड पीपल ओनली, केवल दूसरे अपाहिज लोगों के साथ ही रहना चाहिए। बट मिस्टर लैम डज नॉट एग्री टू दिस, परंतु मिस्टर लैम इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि अपाहिजों को अपाहिजों के साथ ही रहना चाहिए। He says that physical deformity does not make people similar, कि इसका मतलब ये नहीं कि सब जो शारीरिक अपाहिजता है उससे लोग एक जैसे हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एवरीवन इज यूनिक, हर कोई अतुलनीय है। यूनिक होता है अतुलनीय, बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट आइडिया, क्योंकि लोगों के अलग अलग विचार हैं, थॉट्स अलग अलग हैं, सबके विचार अलग हैं। डैरी थिंक्स दैट मिस्टर लैम इज ए पिकुलियर, होता है अजीब विचित्र किस्म का। डैरी सोचता है बड़ा अजीब आदमी है मिस्टर लैम। You want to know how he has learned so much, वो जानना चाहता है कि आपने इतना बहुत कुछ कहां से सीखा है। मिस्टर लैम tells him that he has learned all by watching, मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि मैंने सब कुछ देख के, लिसनिंग सुन के, थिंकिंग सोच के, मतलब सब कुछ देख के, सुन के और सोच के मैंने सीखा है। He has a number of books, मेरे पास बहुत सी पुस्तकें हैं। He listen to the hummings, music of the bees, वो सुनता है, हमिंग होता है गुनगुनाने वाला म्यूजिक, संगीत, और बीज मधुमक्खियों का गुनगुनाने वाला संगीत सुनता हूँ। He watches plants and tree, मैं पौधों को और पेड़ों को देखता हूँ। He thinks deeply over all these things, और इन चीजों के ऊपर वो गहराई से सोचता है। डैरी थिंक्स दैट पीपल्स आर नॉट फ्रेंडली, डैरी सोचता है कि लोग जो है ना वो सही नहीं है, मतलब मित्रता दिखाने वाले नहीं है मेरे साथ, ये बात वो सोचता है। सो ही हेट्स मोस्ट पीपल, तो इसलिए वो बहुत से लोगों से घृणा करता है। ही अवॉइड्स देम, उनसे टलता है। एंड लाइक्स टू रिमेन अलोफ, होता है अकेला, और अकेला रहना पसंद करता है। बट मिस्टर लैम टेल्स हिम, परंतु मिस्टर लैम उसे कहते हैं दैट इफ पीपल्स आर नॉट फ्रेंड्स, अगर लोग तुम्हारे दोस्त नहीं है, डज नॉट मीन्स दैट दे आर एनिमीज, इसका मतलब ये थोड़ा कि वो तुम्हारे दुश्मन है। अगर कोई दोस्त नहीं है तो ये थोड़ा समझना चाहिए कि दुश्मन है। ही एडवाइसेस हिम नॉट टू हेट एनीबॉडी, वो कहता है कि सलाह देता है किसी से घृणा मत करो। हेटर्ड इज वर्स देन द एसिड दैट ब्रंट हिज फेस, घृणा जो है उससे भी वर्स होता बदतर, बुरी है। जो जिस एसिड ने तुम्हारे चेहरे को जलाया है उससे भी बुरी होती है घृणा। बिकॉज हेटर्ड बर्न द इनसाइड ऑफ मैन, क्योंकि घृणा जो है अंदर के हिस्से के आदमी के जला देती है, खत्म कर देती है। मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट कीपिंग अलोफ विल नॉट हेल्प हिम, मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि अकेले रहने से कोई समाधान नहीं है, कोई सहायता नहीं होने वाली नहीं है। Mr. Lamb tells him that the story of a man who was always afraid of meeting an accident, Mr. Lamb जो उसे कहानी सुनाते हैं एक आदमी की जो हमेशा दुर्घटना होने से बचता था, मैंने बताई थी शुरू में, और कैचिंग एन इन्फेक्टियस डिजीज, कि उसको संक्रामक रोग हो जाएगा, जैसे कोरोना की बीमारी चली हुई है कि वो लग जाएगा, ऐसे वो डरता रहता था उससे। He shut himself up in a room, तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। He thought that by always remaining in a room, वो सोचता है कि अकेले कमरे में रह के ही कुड अवॉइड मीटिंग एन एक्सीडेंट, उसकी दुर्घटना नहीं होगी, अकेला कमरे में रहूंगा तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। बट इट वाज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। ही हैड एन एक्सीडेंट इवन इन द रूम, यहां तक उसका कमरे में भी दुर्घटना हो गई। ए पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल्स फेल ऑन हिज हेड एंड ही डाइड, एक तस्वीर जो है वो टंगी हुई थी कमरे के अंदर, वो गिर गई उसके सिर के ऊपर, वो वहीं पे मर गया। डैरी टेल्स मिस्टर लैम दैट हिज पेरेंट्स आर वरीड अबाउट हिम, डैरी मिस्टर लैम को कहता है कि मेरे माँ बाप मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में बहुत चिंता करते हैं। दे फियर, वो डरते हैं, दैट बिकॉज ऑफ हिज बर्न्ड फेस, की उसके जले हुए चेहरे की वजह से डैरी वुड नॉट बी एबल टू गेट ऑन विद द वर्ल्ड, की डैरी जो इस दुनिया के साथ नहीं चल पाएगा। व्हेन दे आर डेड, जब वो चले जाएंगे इस दुनिया से उसके माँ बाप, नोबडी वुड टेक केयर ऑफ, डैरी की कोई सहायता नहीं करेगा। बट मिस्टर लैम डज नॉट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यूज, परंतु मिस्टर लैम जो इस बात से सहमत नहीं है। ही टेल्स डैरी को कहते हैं दैट ही इज ए हेल्दी बॉय, कि तुम एक तंदुरुस्त बच्चे हो। ही हैड लिम्स, तुम्हारे अंग हैं, आईज आंखें हैं, टंग जीभ है, ब्रेन दिमाग, एवरीथिंग एल्स, तुम्हारे पास सब कुछ है। ही कैन गेट ऑन विद द वर्ल्ड लाइक अदर, तुम भी दूसरों के साथ, इस दुनिया के साथ चल सकते हैं दूसरे लोगों की तरह। He can even get better than most of the people, अधिकतर लोगों से बढ़िया तुम इस जिंदगी में कुछ करके दिखा सकते हो।
डैरी इज इम्प्रेस्ड बाय द इंक्रीजमेंट गिवन टू हिम बाय मिस्टर लैम्स, कि डैरी जो है बड़ा प्रभावित होता है बाय द इंक्रीजमेंट, जो प्रोत्साहन हौसला बढ़ाया था मिस्टर लैम ने उससे। ही टेल्स हिम दैट ही इज गोइंग होम, कि उसे बताता है कि मैं घर जा रहा हूँ। ही टेल्स हिज पेरेंट्स दैट ही विल स्पेंड सम टाइम विद मिस्टर लैम, कि मैं अपने माता पिता को बताऊंगा कि कुछ समय व्यतीत करने के लिए मैं मिस्टर लैम के पास जा रहा हूँ। ही विल टेल हिज पेरेंट्स, ही इज गोइंग होम, वो घर जा रहा है। टू टेल हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को कहने के लिए, ही विल स्पेंड सम टाइम विद मिस्टर लैम। ही हैज लॉस्ट ए ट्रू फ्रेंड्स, वो रोता है क्योंकि उसने एक सच्चा दोस्त खो दिया था। ये था लेसन से सुशान हिल का लिखा हुआ ऑन द फेस ऑफ इट। इसमें देखा कि हमने एक लड़का जो है डैरी, वो किस तरीके से दुनिया से बचता है। उसका एक तरफ का चेहरा जो ऑन द फेस ऑफ इट, उसके एक तरफ के चेहरे के ऊपर एसिड डला हुआ था और उसकी वजह से वो जला हुआ था। मिस्टर लैम उसे मिलते हैं, किस प्रकार उसको मोटिवेशन करते हैं और अंत में वो बात, उनकी बात से कुछ सीख लेता है, परंतु वो एक सच्चे दोस्त के रूप में उसको मानता है। परंतु जब वो वापस जाता है, मिस्टर लैम को एक खतरा था वापस नहीं आएगा, तो इसलिए वो सेब तोड़ने के लिए स्वयं, क्योंकि वो उसने स्वीकार किया है कि मैंने सीढ़ी पर चढ़ने की कला सीखी हुई है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग लैम, लंगड़ा होने के बावजूद भी। परंतु जब तक वो डैरी वहां पे आता है, वो सीढ़ी से गिरकर मर गए थे। इसकी ये एक छोटी सी कहानी है और इसमें जो है सिर्फ जो सप्लीमेंट्री रीडर है हमारी विस्टास, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर हमने लर्न करने हैं, इसमें एक्सट्रैक्ट वगैरह इससे नहीं आएंगे, तो इसलिए स्टोरी ही बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। इस पार्ट में बात करेंगे जो 10+2 की बुक है सप्लीमेंट्री रीडर्स, उसके बात करेंगे। विस्टास, उसके अंदर जो लेसन है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, शायद परहैप्स लास्ट लेसन से पहला लेसन है, 8th या 7th या 8th लेसन है। कोलिन डेक्स्टर का लिखा हुआ है, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था, ही वाज बोर्न इन 29 सितंबर 1930 एंड डाइड इन 21 मार्च 2007। एक जासूसी स्टोरी लिखने वाले हैं ये। इन्होंने एक अपराधी की, मतलब जो एक बहुत ही टैलेंटेड कह सकते हैं हम, मिस्चीवियस कह सकते हैं, जो उसका नाम रखा इवान द ब्रेक, मतलब ये 3 बार जेल को पहले ही तोड़ चुका है।
जेल में इसको कोई भी अधिकारी रखने में असमर्थ है, कोई न कोई तरीके से ये जेल से फरार हो जाता है। और इस बार इन्होंने जो ऑक्सफोर्ड जेल में है यहाँ पे बिल्कुल हर सावधानी रखी हुई है कि ये इवान जो है यहाँ से ना निकल पाए। फिर भी वो किस तरीके से जेल के अंदर से निकल कर जाता है और हुडविंग करता है हर किसी को। यहाँ तक गवर्नर जो है, जो उस जेल से थे, जेल के गवर्नर, उनको भी हुडविंग करता है, उनको भी धोखा देता है। और लास्ट में किस तरीके से वहां पे अपने आप ही उनके सामने से ही एक जेल, प्रिजन जेल में बैठ कर ये जाते हैं, किस तरीके से वो प्रिजन जेल अरेंज करते हैं, किस प्रकार वो इन्विजिलेटर जो आता है, इसने ओ लेवल की परीक्षा देने के लिए परमिशन ली थी बोर्ड से, तो इसको परमिशन दे दी गई थी। तो एक्चुअली जो इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्टर, पहले तो इन्होंने इंस्ट्रक्टरी जो था वो अरेंज किया, अपने ही दोस्त को वहाँ पे टेक्निकल कॉलेज से ड्यूटी लगाई थी, अपने ही दोस्त को इन्होंने अरेंज किया। फिर जो इन्विजिलेटर जिसने सुपरवाइज करने के लिए, जिसने पेपर लेने के लिए, एग्जाम लेने के लिए इसका आना था, उसको वहाँ पे गैग, उसको उसके कमरे में ही बांध दिया गया, वहाँ से आने ही नहीं दिया गया। और उसका दोस्त जो है वो एग्जाम लेने के लिए इसका आता है, किस प्रकार वो अरेंज करते हैं, वो क्या क्या डबल चीजें इन्होंने, दो कोट, दो कॉलर्स वो अपने आप पहन के आया था। और एक साथ में जो रबड़ लेके आया था, वो इन्फ्लेटेड रबड़ थी, उसके अंदर पोर्क मीन पिग का उसमें ब्लड था, क्लोटिंग किया हुआ, जमा हुआ था। वो किस तरीके से ये भेस बदल के वहां से कैसे एग्जाम होता है, किस प्रकार सुपरिटेंड किया जाता है, इन सारी बातें इसमें कुछ तरीके से बताई जाएंगी। और किस तरीके से जेल को ब्रेक करता है इवान्स ट्राइज एन ओ लेवल, इवान्स द ब्रेक नाम इसका नाम रखा गया है। कॉलिन डेक्सटर का लिखा हुआ है, शुड क्रिमिनल इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। क्या अपराधियों को अनुमति जेल में देनी चाहिए पढ़ने लिखने की, या इस तरीके के क्रिमिनल मिल जाते हैं इवान जैसे? सबसे पहले जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो वहाँ पे 2 ऑफिसर जो है लगाए गए हैं इसकी निगरानी रखने के लिए कि कोई भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना कर दे। इसके करेक्टर्स कौन कौन है, इसके अंदर मेन बात वो करते हैं करेक्टर कौन कौन है। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सेक्रेटरी है, जो बड़ी हेजिटेशन के बाद में परमिशन देता है, वे आदमी कैसा है, धोखे मतलब ठीक रहेगा, काम चलाएगा, ज़्यादा शरारती तो नहीं है, बातें बार्ली शॉर्लीज मतलब काफ़ी सारी बातें आई हैं। द गवर्नर ऑफ एचएम से, एचएम मतलब यहाँ पे एचएम प्रिजन लिखा नाम, हर मैजेस्टी, ये अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में और कनाडा में जेल के आगे लगाते हैं, लगभग हर मैजेस्टी जेल के नाम के आगे लगाते हैं, ऑक्सफोर्ड जेल है ये। जेम्स इवान ए प्रिजनर, ये है जो बहुत ही सातिर किस्म का अपराधी हम कह सकते हैं, जेम्स इवान्स जो राइटर ने दिखाया है, प्रिजनर। मिस्टर जैक्सन ए प्रिजन ऑफिसर्स हैं ये, मिस्टर स्टेफन्स ए प्रिजन ऑफिसर हैं ये भी। द रिवरेंड सेंट्स मैक्लेरी एन इन्विजिलेटर, नाम मैक्लेरी ही रहेगा, इन्विजिलेटर जो सुपरवाइजर आएंगे, पर तो एक्चुअली वो इवान के दोस्त हैं। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है और मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं, जासूस। ये इसमें पात्र रहेंगे, कुछ एक ड्रामे की तरह है, बट हम संक्षेप में बात करते हैं क्योंकि ये बहुत 21 पेजेस का है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत लेंथी बनेगा, हम एलोबरेट कर देंगे उसको एक्सप्लेन करने की। अगर ये समझ में आ जाता हो दी बेस्ट, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री रीडर है, इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाएंगे, उनको हम डिटेल में हर कोई चीज़ को समझाते चलेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके अंदर से उसको कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी होने की वजह से मैं समझ रहा हूँ कि हम अगर उसकी थोड़ी सी सारांश कर लें और समझ में आ जाए तो दी बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन सर हमने देने हैं बस। इन मार्च के अंदर से द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी थे, रिसीव कॉल, उनके पास एक कॉल आती है, टेलीफोन आता है फ्रॉम द गवर्नर ऑफ एक्सपोर्ट प्रिजन के जो गवर्नर थे, उन्होंने उनको फोन किया, आस्किंग इफ वन ऑफ द प्रिजनर कैन टेक द फाइनल एग्जाम इन ओ लेवल जर्मन। तो उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ पे अरेंजमेंट आप कर सकते हो, ओ लेवल की एक जो हमारा कैदी है वो परीक्षा देना चाहता है। उसका नाम है जेम्स रोड्रिक इवान्स, इज ए जॉयल्स, बड़ा खुश मिजाज आदमी है। कॉन्जेंटियल्स क्लेप्टोमैनिक, कॉन्जेंटल अपराधी क्या है, कॉन्जेंटल होता है जन्मजात और क्लेप्टोमैनिक होता है बीमारी जो आदतन चोरी करने की बीमारी है उसकी। हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल फ्रॉम वेरियस प्रिजन, बहुत सी जेलों से भाग चुका है, फ्रॉम वेरियस प्रिजन से 3 टाइम, 3 बार जो है ये जेल को पहले ही ब्रेक कर चुका है। दो द गवर्नर इज डिटरमाइंड टू नोट लेट दैट हैपन एट ऑक्सफोर्ड जेल, यद्यपि अब की बार गवर्नर ने निर्णय किया है कि उसकी जेल में ऐसा काम नहीं होगा, अब की बार नहीं जाने दिया जाएगा। द गवर्नर एंड द सेक्रेटरी डिसाइड दैट द इवान विल टेक द टेस्ट इन हिज ओवन सेल, गवर्नर भी और जो बोर्ड का सेक्रेटरी थे, सचिव थे, वो निर्णय करते हैं इवान की परीक्षा जो है उसी की कोठरी में ली जाएगी।
एंड दैट दे विल गेट ए पार्सन्स टू बी इनविजिलेटर। पार्सन होता है पादरी, और एक पादरी को इनविजिलेटर निरीक्षक जो पेपर लेने वाला आएगा वो एक पादरी को अपॉइंट कर दिया जाएगा। At 8:45 a.m. पे वन मॉर्निंग इन जून में रिवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी मेक्स हिज वे टू ऑक्सफोर्ड प्रिजन, कि जो ये रिवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी जो है इन्विजिलेटर बनाए हैं वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन की तरफ, जेल की तरफ चलते हुए दिखाई दे गए हैं। वेयर ही हैज शेड्यूल्स टू इन्विजिलेट ए 2 आवर एग्जाम, जहां पर उन्होंने निरीक्षण करना है, सुपरवाइज करना है। 2 घंटे की परीक्षा है, वो स्टार्ट होने की संभावना है 9:15 पे। When McCleary arrives, जब मैकलेरी पहुंचते हैं, द सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन सर्चेस हिज ब्रीफकेस, जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर्स हैं मिस्टर जैक्सन, वो उनके जो ब्रीफकेस लिए उसकी तलाशी लेते हैं, ढूंढते हैं, सब सारी चीजों की सर्चेज करते हैं। द ऑफिसर इज बैफल्ड बाय द स्ट्रेंज, बैफल्ड हो तो गुस्से हो जाना, क्रोध हो जाना, बाय ये स्ट्रेंज, इस अजीब तरीके के व्यवहार को देखे। द ऑफिसर इज बैफल्ड बाय द स्ट्रेंज पार्सली इन्फ्लेटेड रबर्स में वो पजल्ड हो जाता है। बैफल्ड में पजल्ड हो जाना भाई स्ट्रेंज या गुस्से हो जाना, एक विचित्र किस्म की पार्सली थोड़ी सी इन्फ्लेटेड होता फूली हुई रबड़ रिंग, उसके पास एक रबड़ रिंग थी जो थोड़ी सी फूली हुई थी। दैट लुक्स लाइक ए चाइल्ड पुल टॉय, जिस प्रकार बच्चे जो ना तैरना सीखते हैं तालाब के अंदर एक रबड़ रिंग उनको दे देते हैं, फूली हुई होती है, थोड़ी उस तरीके की थी वो। मैकलेरी इरिटेबली एक्सप्लेन, जो मैकलेरी थे वो भी चिढ़ जाते हैं और गुस्से में उत्तर देते हैं इरिटेबली, दैट इट इज ए स्पेशल कुशन, ये मेरे लिए एक विशेष तकिए का काम करेगी। ही सिट्स ऑन बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमेरॉइड्स, होता है खूनी बवासीर प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेरे को बवासीर की जो खूनी है उसकी प्रॉब्लम्स है, इसके बगैर मैं बैठ नहीं सकता, इस वजह से मैं लेके आऊँ। यहीं पे जो सातिर दिमाग है इवान्स, उसकी दिमाग उसका काम कर रहा है, इस ट्यूब के अंदर एक्चुअली जो पिग का ब्लड लेके आया है, और उसने बताया कि मेरे को हेमोरॉइड्स है, इसी वजह से मेरे को बैठने में दिक्कत है और मैं इसके बगैर बैठ नहीं सकता। तो एम्बार्स्ड जैक्सन, उलझन में पड़े हुए जैक्सन ने अपोलोजाइज, माफी मांगी, एंड सेंड द इनविजिलेटर बैक टू द इवान सेल, और उसको इवान जो इनविजिलेटर था, मैकलेरी जो थे उसके दोस्त आए हुए वास्तव में, उसको वापस जो है कोठरी में भेज देता है, भाई आप परीक्षा नहीं जाके, सॉरी, और आप परीक्षा ले ले, आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए वो माफी भी मांगता है और फिर उसको वापस भी भेज देता है। आफ्टर ए फ्यू मोर हिकअप्स, होता है हिचके, थोड़ी सी हेजिटेशंस के बाद में, और थोड़ा शोर शराबा होता है। द एग्जाम फाइनली बिगिंस एट 9:25 पे स्टार्ट हो जाता है, 10 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है, कि 9:15 का शेड्यूल था, 9:25 पे वो स्टार्ट हो गया है। एग्जामिनेशन बोर्ड कॉल्स, यहीं पे फेक कॉल, सब कुछ यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपना प्रोग्राम ईवान ने। द एग्जामिनेशन बोर्ड कॉल्स द गवर्नर, एग्जामिनेशन बोर्ड से टेलीफोन आता है गवर्नर के पास। द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मॉडर्न लैंग्वेज, असिस्टेंट सेक्रेटरी को विशेष उत्तरदायित्व दिया गया था जो मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक लैंग्वेज के हैं। एक्सप्लेन दैट सम फूल फॉरगॉट टू इंक्लूड द करेक्शन स्लिप इन द इनवेल्प विद द अदर एग्जाम मटेरियल्स, कि उसमें कहा गया, जो कॉल आई थी उसमें कहा कि किसी मूर्ख ने गलती कर दी है, भूल गया है, एक करेक्शन स्लिप डालनी थी उसके अंदर, लिफाफे के अंदर, जिसमें उसका क्वेश्चन पेपर था विद द अदर एग्जाम मटेरियल, उसमें दूसरे भी मटेरियल होंगे। और इसमें एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि होटल लाइंस में उसमें पहुंचना है, गोल्ड लाइन में, और उसका रूम नंबर भी बताया गया है, कितना नंबर है, इस करेक्शन स्लिप में ही सब कुछ है। द गवर्नर वंडर्स इफ द कॉल इज फेक, गवर्नर को पहले तो आश्चर्य होता है कि नकली कॉल तो नहीं, कोई धोखा तो नहीं कर रहा है, बट टेल्स हिमसेल्फ ही इज बीइंग फुली सिली, कि अगर वो फिर कहता है कि मेरे को मूर्ख समझा जाएगा। सिंस इवान्स सेल्स हैज बीन बज्ड एंड गवर्नर लिसन इन, क्योंकि जो इवान की सेल है कोठरी में, पहले ही वहां पे आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा आवाज, वहां पे आवाजें आ रही हैं। द गवर्नर लिसन इन मैकलेरी रीड, जैसे ही गवर्नर जो है सुनता है, मैकलेरी पढ़ता है, आउट द करेक्शन टू इवान्स को, उसकी जो पेपर में गलती है उसको ठीक करवाते, एक्चुअली गलती नहीं थी, उसको हिंट दिया गया है कि आपने एग्जाम के बाद में कहाँ पे पहुंचना है, कहाँ पे आपको रिसीव किया जाएगा। मीनवाइल स्टेफन स्पीयर्स इनटू द पीपल्स, उसी दौरान में स्टेफन जो है पियर्स इनटू झांक के देखता है, पीपल एक सुराख छोड़ा हुआ उसके अंदर से, एक जगह पे उस सुराख का छोटा सा झांक के देखता रहता है, ऑफ इवान्स की कोठरी के अंदर एवरी फ्यू मिनट, हर कुछ मिनट के बाद में वो झांक के देखता रहता है। एट वन पॉइंट ही इज सरप्राइज टू सी ए ब्लैंकेट ड्रैप्ड, एक बार तो उसने देखा कि जो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, उसने कंबल जो है अपने ऊपर डाल दिया है,
इवान ने, और यही चाल है उसकी, कंबल के नीचे अपना भेस बदलेगा सारा। ओवर इवान शोल्डर, इवान के कंधों पर उसने कंबल डाला हुआ देखा है। स्टेफन वंडर इफ दिस इज अ काइंड ऑफ स्लाइट इरेगुलरिटीज, स्टेफन को आश्चर्य होता है कि यही कोई थोड़ी सी अनियमितता तो नहीं है। ही शुड रिपोर्ट, उसको गवर्नर को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए यहाँ पे। बट रीजन दैट इट इज कोल्ड इन द प्रिजन, परंतु इसके कारण ये भी था कि अंदर जेल के अंदर ठंड ज्यादा थी, हो सकता है कि परमिशन दे दी गई हो। एट 11:20 AM पे मैक्लेरी इन्फॉर्म इवान को कहता है देयर आर ओनली 5 मिनट्स रिमेनिंग, कि 5 मिनट बाकी हैं केवल। 9:25 पे स्टार्ट हुआ था, 11:25 पे खत्म हो जाएगा, तो 5 मिनट बाकी हैं। 2 मिनट्स लेटर, 2 मिनट बाद जैक्सन रिसीव ए कॉल, जैक्सन के पास कॉल आती है। यहाँ पे भी एक धोखाधड़ी कि जैक्सन को उसको इन्वॉल्व कर दिया गया है, बिजी कर दिया गया है जैक्सन को। 2 मिनट लेटर जैक्सन रिसीव ए कॉल फ्रॉम द गवर्नर, 11:22 पे कॉल आई है आस्किंग फॉर स्टेफन्स को। एक्चुअली ये गवर्नर की कॉल नहीं थी, उसके किसी दोस्त ने कॉल की थी स्टेफन्स को, ताकि ये बिजी हो जाए और ये अपना दोनों काम कर लें। स्टेफन इज टू एस्कॉर्ट मैक्लेरी, वहां पे कॉल आ गई, स्टेफन बिजी हो गया था बातें करने में, और तब तक इवान और मैक्लेरी ने अपना जो काम करना था वो कर दिया। स्टेफन इज टू एस्कॉर्ट मैक्लेरी आउट ऑफ द प्रिजन, स्टेफन जो है मैक्लेरी को लेके जाना था, उसकी ड्यूटी पहले ही लगाई थी गवर्नर की, आपको जेल के दरवाजे तक उसको लेकर जाना है। व्हेन द एग्जाम इज ओवर, जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो आपने जो विजिलेटर आया है मैक्लेरी, जो पार्सन है सेंट मैरी चर्च से, उनको आपने लेके जाना है। व्हेन स्टेफन एस्कॉर्ट द मैन आउट, जब स्टेफन जो है एस्कॉर्ट होता है, लेके जाना, साथ साथ जाना, उसको बाहर लेके जाता है, वो देखता है ही ऑब्जर्व्स दैट द मिनिस्टर स्कॉटिश एसेंट सीम्स, कि इसमें जो उसकी आवाज थी को स्कॉटलैंड की भाषा का लहजा उसके अंदर था। पहले तो ये देखा उसने। ब्रॉडर देन एवर, पहले से ज्यादा कुछ दिखाई दे, चौड़ा सा दिखाई दे रहा, ज्यादा दिखाई दे रहा था। एंड दैट ही सीम्स थिनर, वो पहले से पतला नजर आया, क्योंकि ये डबल कोट में था, पहले डबल कॉलर थे, सारी चीजें डबल डबल थी, एक एक इसने इवान्स को दे दी है। देन थिनर देन बिफोर, कि पहले से जो है ये थोड़े पतले से नजर आए मैक्लेरी। वंस मैक्लेरी इज गोन, जब मैक्लेरी चलेगी उसको डाउट था, बट उसने कुछ कहा नहीं है। स्टेफन रिटर्न टू इवान सेल, स्टेफन जो है इवान की कोठरी में वापस आता है। देर इज मैक्लेरी स्प्राउल्ड आउट एंड कवर्ड इन ब्लड, कि मैक्लेरी जो है वो वहां पे उल्टे पड़े हुए थे, हाथ पैर बिखरे उसके चौड़े थे, कवर्ड इन ब्लड से लथपथ वो पड़े हुए थे। एक्चुअली ये मैक्लेरी नहीं पड़े हुए हैं, ये इवान ही है। मैक्लेरी बाहर जा चुके हैं, और इसने डिसगाइज किया हुआ, भेस बदला हुआ है मैक्लेरी का, और इनको ये डाउट हो गया कि ये मैक्लेरी ही पड़े हुए हैं यहाँ पे। कोई स्टार्टेड, वहां पे शोर शराबा शुरू जेल के अंदर। एंड द गवर्नर अराइज ऑन द सीन, गवर्नर भी आ जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो गई है। मैक्लेरी फीबली थ्रस्ट द जर्मन एग्जाम इनटू हिज हैंड, कि मैक्लेरी जो है बड़ी कमजोरी अवस्था में, थ्रस्ट द जर्मन एग्जाम जो है इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में जो क्वेश्चन पेपर था वो डाल देता है। वो कहता है कि इसके अंदर हिंट है, आपको मिलेगा, कहाँ मैं जानता हूँ, ये सारी बातें करता है वो। देयर ऑन द लास्ट पेज ऑफ द एग्जाम, मतलब पेपर के लास्ट पेज के ऊपर, लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज क्लेवरली सुपर इम्पोज है, क्लेवरली बड़ी बुद्धिमत्ता से सुपर इम्पोज होता है, नीचे की चीजें दिखाई देती है, और ऊपर एक पर्ची अलग से लगाई गई है, फोटोकॉपी लगाई गई, सीट इंस्ट्रक्टिंग इवान्स अबाउट हाउ टू एस्केप, कि उसमें इंस्ट्रक्टिंग इवान्स को निर्देश दिए हैं कि कैसे यहाँ से बच के भागना है। ये बड़ी फोटोकॉपी जो बाहर क्वेश्चन पेपर के बाहर लगाई है उसके ऊपर दिखाया गया। आफ्टर हैविंग, क्वेश्चन पेपर्स के लास्ट पेज के ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी इवान्स को। मैक्लेरी फीबली थ्रस्ट द जर्मन एग्जाम इनटू हिज हैंड, देयर जर्मन क्वेश्चन पेपर था, वो एग्जाम नहीं था एक्चुअली, जर्मन क्वेश्चन पेपर जो है उनके हाथ में, गवर्नर के हाथ में दे देता है वो, और उसमें बताता है कि देयर ऑन द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर के अंतिम पेज पे इज क्लेवरली सुपर इम्पोज, बड़ी चालाकी से चिपकाई गई है फोटोकॉपी सीट इंस्ट्रक्टिंग इवान को निर्देश दिए गए अबाउट हाउ टू एस्केप, कैसे बचना है। आफ्टर हैविंग डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर, भी तब तक वो कार्टर भी आगे सुपर जो जासूस थे, टेक मैक्लेरी टू द हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि इसको मैक्लेरी को हॉस्पिटल में लेके चलो। द गवर्नर रिब्यूक स्टेफन फॉर इग्नोरेंटली लेटिंग्स द क्रिमिनल गो फ्री, गवर्नर जो है डांटता है स्टेफन्स को कि अज्ञानता से तुमने अपराधी को जाने दिया। वो फेक कॉल्स, बट ही स्टार्टेड दैट ही वाज ओनली फॉलोइंग द गवर्नर ऑर्डर, परंतु उसने स्टेफन से लड़खड़ाते हुए जवाब दिया कि मैं तो आपके ही ऑर्डर की पालना कर रहा था, एक्चुअली ऑर्डर इन्होंने नहीं दिए थे, वो फेक कॉल थी, और ना इनको पता है ना उनको पता है, तो उनके कि आपको मैक्लेरी जो है गेट तक छोड़ के आना है, वो फेक कॉल थी वो। द गवर्नर सक्रीम होता चिल्लाना, गवर्नर चिल्लाता है।
दैट ही नेवर गेव स्टेफन्स दोज ऑर्डर, मैंने तो आपको ऑर्डर नहीं दिए इस बात के। द कॉल वाज ए फेक, वो फेक कॉल थी, नकली कॉल थी। द गवर्नर कॉल द हॉस्पिटल टू चेक अप ऑन मैक्लेरीज, कि हॉस्पिटल में फोन करता है कि एम्बुलेंस लेके आ जाए, मैक्लेरी को यहाँ से ले जाए, बट द हॉस्पिटल सेज दैट दे डोंट हैव एनी पेशेंट्स नेम्ड, और वो एक जगह पे उनको छोड़ के चले जाते हैं इवांस को ढूंढने के लिए, परंतु वहाँ पे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आई थी और मैक्लेरी मीन्स इवांस था एक्चुअली, वहाँ पे उसको नहीं मिला था, वो चला गया था तब तक। बट द हॉस्पिटल ने कहा दैट दे डो नॉट हैव एनी पेशेंट नेम, मैक्लेरी नाम का पेशेंट हमारे पास कोई नहीं है। सडनली द गवर्नर रियलाइज हिज मिस्टेक, जब भी गवर्नर को एहसास हो गया अपनी गलती का, इट हैड नॉट बीन इवांस इम्पर्सोनेटिंग मैक्लेरी हु हैड वॉकड आउट, वो इवान नहीं था जो मैक्लेरी के भेस में जेल से बाहर गया था, इट हैड बीन इवांस इम्पर्सोनेटिंग मैक्लेरी हु हैड स्टेड इन, जो अंदर बेहोशी की अवस्था में पड़ा था मैक्लेरी के भेस के अंदर, एक्चुअली वही ईवान था। ईवान जो है जेल के अंदर रह गया, उसी ने इनको मिसगाइड किया है, मैंने इधर जाते हुए देखा है, उसने फिर कहा उसका बहाना किया कि तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, तो रास्ते में छोड़ के वो चले गए उसको, और हॉस्पिटल में फ़ोन कर दिया कि वहाँ पे एक पेशेंट बैठा हुआ है मैक्लेरी नाम का, आप उसको ले आओ, परंतु जब तक एम्बुलेंस वहाँ पे गई थी वो वहाँ से जा चुका था। 15 मिनट लेटर दे फाइंड द रियल मैक्लेरी गैग्ड एंड बाउंड एट हिज फ्लैट, 15 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि वास्तविक मैक्लेरी जो है वो उसके मुंह में कपड़ा ठूस के बांध के उसको उसके ही फ्लैट में उसके साथियों ने रोका हुआ था। यहाँ पे इवांस को सरप्राइज होता है, जब उस जिस होटल में रुका हुआ था वे सीक्रेटली गया हुआ है, किसी को इन्फॉर्म नहीं है, और गवर्नर को सब कुछ हिंट मिलने के बाद में उसने फोटोकॉपी पढ़ ली थी और उसको पता लग गया था गोल्ड लाइन होटल में रुकेगा, रूम नंबर क्या है, और वहाँ पे पहुँच गया था और चारों तरफ पुलिस ही पुलिस तैनात कर दी थी। परंतु उससे पहले उसके साथियों ने मजिस्ट्रेट को फोन कर दिया था कि हमारे को एक रिमांड केस के अंदर एक प्रिजन वैन की जरूरत है, वो पहले ही एक वैन का प्रबंध कर चुके थे, और यहाँ पे भी किस प्रकार ये हुडविंक करेगा इसको गवर्नर को, उसके साथियों ने वैन का प्रिजन वैन का प्रबंध पहले कर लिया है। आफ्टर प्लीजेंट डिनर, ये खाना वाना खा के आए हैं साहब, इवान जो है बढ़िया खाना खा के डिनर लेके आए हैं। इवान्स रिटर्न टू गोल्डन लाइन होटल में, यहाँ पे आना था इसको, गोल्डन लाइन होटल में कमरा बुक था इसका। ही थिंक्स अबाउट हाउ टू फेक मैक्लेरीज हैड वोन टू ऑफ द एवरीथिंग्स, ही थिंक, वो सोचता है कि हाउ टू फेक मैक्लेरी की नकली मैक्लेरी जो था किस प्रकार पहन के आता दो चीजें हर, टू क्लेरिकल शर्ट, दो पादरी की कमीज, एक क्लेरिकल पादरी संबंधी होता है, टू क्लेरिकल कॉलर, दो पादरी कॉलर लगाते हैं, टू कोट्स, दो चीजें थी, एक मैक्लेरी को इसको इवान को दे दी उसने। एंड इवान हैड मैनेज टू वीगल्स इनटू हिज डिस्गाइज, और इवान ने किस प्रकार प्रबंध किया था, वीगल्स होता है डगमगाते हुए, उसने किस प्रकार डिस्गाइज होता है भेष बदला था, अंडरनीथ द ग्रे ब्लैंकेट, जो कंबल ऊपर से उड़ा हुआ था, और वो टोप जो था उसका टोप के अंदर उसने बाल अपने ठीक किए हुए थे, किस प्रकार उसने बचा अपने आप को भेष बदला था। Evans enters his room and instantly freezes. Renders आएगा यहाँ पे। Evans enters his room, Evans जो है अपने कमरे में आता है, एंड इंस्टेंटली तुरंत ही फ्रीजेज, रेंडर मोशनलेस मीन्स गतिहीन, कुछ सरप्राइज में पड़ जाता है, कुछ नहीं कर पाता। दे आर सीटिंग ऑन द बेड इज द गवर्नर, पहले ही उससे पहले कमरे के अंदर बेड पे बैठा हुआ है। रियलाइजिंग ही कांट एस्केप, उसका एहसास होता है बचने का कोई रास्ता नहीं है। इवांस बिगिंस टेलिंग द गवर्नर, को अपनी कहानी बतानी शुरू कर देता है, क्या क्या मैंने किया। बिगिन टू टेल अबाउट हिज स्कीम, अपनी योजनाएं बतानी गवर्नर को शुरू कर देता है वो। ही एक्सप्लेन, वो बताता है दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज द फेक कॉल, की सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो 3 मिनट पहले उसने कॉल की थी वो फेक कॉल थी। तो स्टेफन्स को इन द लास्ट 3 मिनट, पिछले 3 मिनट में ऑफ द एग्जाम के जो पेपर के जो बाद में 3 मिनट में कॉल आई थी वो फेक कॉल थी। विच गेव इवान एंड मैक्लेरी टाइम टू यूज द पिग ब्लड, इससे इवान्स और मैक्लेरी को मौका मिल गया जो खून का जो ब्लड था पिग का उसके अंदर, ट्यूब के अंदर, रबड़ ट्यूब के अंदर, इन्फ्लेटेड रबड़ में वो यूज कर लिया। विच वॉज कॉन्सील्ड इन द मैक्लेरी इन्फ्लेटेबल्स रबड़ रिंग, जो रबड़ रिंग लेके आया था वो घेरा बैठने के लिए, जिसने कहा था मेरे को पाइल्स है, वो उसके अंदर था, वो उसने छुपा के लेके आया था। ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ इवान्स, तो उसको ले जाते हैं वहां पे। एक खामोश, तब तक खामोश था, एक जेल का अधिकारी बाहर खड़े हुए थे, हैंडकफ इवान को हथकड़ी लगाता है एंड लोड से हिम इनटू द ए प्रिजन वैन, उसको प्रिजन की वैन में बिठा देता है। चलो भाई, इवान आस्क इफ द गवर्नर नोज एनी अदर मॉडर्न लैंग्वेज, इवान पूछता है गवर्नर से क्या तुम और कोई आधुनिक भाषाएं जानते हो क्या। ही नोटिस दैट द प्रिजन वाज ऑफरिंग ओ लेवल इटालियंस, कि मैंने ध्यान दिया है कि प्रिजन जो है आपकी बार ओ लेवल इटालियन भाषा का एग्जाम ले रही है सितंबर के अंदर, आपकी बार वो पहले से प्लान है उसकी। द गवर्नर सेज दैट इवान्स माइट नॉट बी एट ऑक्सफोर्ड प्रिजन इन सितंबर, कि तुम यहाँ पे सितंबर में नहीं हो सकते। अब
इवान एग्रीज दैट द गवर्नर माइट बी राइट, इवान सहमत हो जाता है कि शायद आप ठीक कहते हैं कि मैं नहीं होऊंगा। व्हेन द इवान रीचेज द गवर्नर वाचिज द वैन पुल अवे, द गवर्नर्स के गवर्नर जो देखता है गाड़ी चली जाती है वहां से, जो प्रिजन वैन थी वहां से चली जाती है। व्हेन द वैन रीचेज द मेन रोड पे, जब जैसे ही गाड़ी पहुंचती है उनकी वैन, द साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, अब तक खामोश बैठे हुए प्रिजन के अधिकारी जो थे, जेल के अधिकारी, उसके दोस्त हैं ये, हरीडली जल्दी से अनलॉक इवान हैंडकफ, जल्दी से इवान की हथकड़ी खोल देते हैं एंड स्नैप्स एट द ड्राइवर टू ड्राइव फास्टर, और उसको पीछे से थपाते हैं उसको कि तेज गाड़ी चलाओ। इट विल नॉट टेक दैम लॉन्ग टू फाइंड आउट, ज़्यादा दूर हम नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ढूंढ लिया जाएगा हमें, जल्दी करो। इन ए थिक स्कॉटिश एसेंट्स की बड़ी मोटी से स्कॉटलैंड के लहजे में ड्राइवर पूछता है वेयर दे शुड मेक फॉर, कहाँ के लिए चले सर। एंड इवान सुजेस्ट न्यूबरीज, और इवान कहता है न्यूबरी कैसा रहेगा कि न्यूबरी के अंदर चलते हैं। इवान द ब्रेक, किस तरीके से इसने जेल को तोड़ा है सभी के सामने। लास्ट में गवर्नर अपने आप को वर्ड स्मार्ट समझता था, उसको भी हुडविंग कर दिया गया है। इसके दोस्तों ने पहले ही प्रिजन वैन का प्रबंध कर लिया था और उसकी वैन जो है पहले इवान जो यहां तक जो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है वो भी इवान की ही साथी थी। उन्होंने किस तरीके से सभी ने मिलकर इवान को वहां से फ्री करवाया। क्वेश्चन सर देखते हैं कुछ। सबसे पहले बात है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवान, किस प्रकार का, कैसे क्वेश्चन वो देते हैं, कैसा इवान आदमी, कैसा आदमी था। इवान जो एक प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन था, मतलब वो बड़ा खुश मिजाज आदमी था, बट ही वाज से कॉन्जेंटल क्लेप्टोमेनिक, से उसको एक जन्मजात बीमारी थी चोरी करने की, क्लेप्टोमेनिक्स था वो, मतलब आदतन चोरी करने की बीमारी थी उसको, वो चोर नहीं था। ही वाज ऑफन कोर्ट, वो प्राय पकड़ा जाता था जेल में और वहां से बड़े क्लेवरली तरीके से मैनेज कर लेता था भागने के लिए। ही हैड फ्रेंड्स हु हेल्प, उसके काफी सारे दोस्त थे जो उसके हमेशा सहायता करते थे इस मैटर के अंदर भी कैसे निकलना है। ये था इवान। नेक्स्ट पार्ट हम बात करें, डू यू थिंक इवान वाज रियली कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्या इवान जो है कोई अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहता था या नहीं। नो, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड से इन एनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसकी कोई रुचि नहीं थी। इट वाज ओनली पार्ट ऑफ हिज प्लान टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, जेल से कैसे निकलना है उसके प्लान का हिस्सा था। और जो जर्मन टीचर्स था जो उसको टीच करने के लिए आता था नाइट क्लासेस के अंदर, वो भी उसकी एक प्लान का ही पार्ट था सारा का सारा। एक बात है कि व्हाट थिंग्स हैड जैक्सन टेकन अवे फ्रॉम इवान सेल एंड व्हाई, कि उसकी इवान की कोठरी से कौन कौन सी चीजें वो उठा के उसकी ड्यूटी लगाई थी कि क्या उठा के लेके जाना है तुमने। इवान हैड विद हिम ए नेल सीजर एंड ए नेल फाइल, नाखून काटने की उसको बार बार तो तंग करते थे, उसको बड़ा परेशान रहता था, वो चीजें उसके पास थी। जैक्सन हैड टेकन अवे बोथ दिस थिंग्स, नेल फाइल और नेल सीजर वो जैक्सन उठा के ले गया था। ही हैड डन सो दे बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ने ऑर्डर दिए थे उसको, दे डिड नॉट वांट टू लीव एनीथिंग इन द सेल्स व्हिच इवान कुड यूज टू डू सम मिसचीफ, कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते। उसका रेजर शायद वहां पे रह गया था और उसी से उसने अपने बाल जो है मैक्लेरी जैसे छोटे किए थे, बड़ी परेशानी उसको आई थी उस चीज को करने में। दूसरी बात है कि वाई इवान्स को जो है वो ब्रेक क्यों कहा जाए, वाई वाज इवान्स कॉल्ड इवान द ब्रेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि 3 बार जो है पहले ही उसको एक बीमारी थी, कॉन्जेंटियल से क्लेप्टोमेनिक बीमारी थी, बट वो हमेशा अरेस्ट हो जाता था, जेल के अंदर चला जाता था और 3 बार जो है पहले ही वहां से वो जा चुका है, इसलिए इसका नाम रख दिया इवान द ब्रेक। एक यहाँ पे उसका जो हैट यूज करने के, वाई डिड इवान्स वांट जैक्सन टू लेट हिम कीप हिज हैट ऑन हिज हेड, कि इवान ने रिक्वेस्ट की थी जैक्सन को मुझे मेरा टोप मेरे पास रहने दो। एक्चुअली इसके प्लान का ये पार्ट था टोप्स उसका, क्योंकि वो एग्जाम का दिन था उस दिन, ही वाज गोइंग टू टेक द ओ लेवल एग्जामिनेशन, बहाने से दे रहा था जर्मन लैंग्वेज के अंदर। He said that his hat had always brought him some sort of luck, उसने कहा भी हमेशा ये भाग्य, अच्छा भाग्य मेरे लिए लेकर आता है। So he wanted Jackson to let him keep it on the head, तो इसलिए कहा था कि मुझे अपने सिर पर इसको रखने दे प्लीज, ये तो परमिशन दे दे। बट उसने अपने बाल छोटे किए हुए थे और वो ताकि डिस्गाइज हो सके, छुप सके, इस वजह से उसने रिक्वेस्ट की थी। Who was स्टुअर्ट मैक्लेरी, रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी कौन था, ये जो इन्विजिलेट करने के लिए आता, ये एक्चुअल में उसका एक दोस्त था, ड्यूटी लगाई थी एक पार्सन्स की वहां पे इन्विजिलेट करने की। उसको दो रियल मैक्लेरी जो था हैड बीन केप्ट टाइड इन हिज रूम व्हाइल समवन एल्स इम्पर्सोनेटिंग एट हिज प्लेस, और मतलब जो एक्चुअली मैक्लेरी जो था उसको उसी के कमरे में ही बाउंड कर दिया गया था, वहीं पे बांध दिया गया था इसके दोस्तों ने, और जो इसकी शकल मैक्लेरी से मिलती जुलती थी वो वहां पे उसके लिए सामान लेकर गया था।
21 जो बात आई है, व्हाट वाज द कॉल फ्रॉम मजिस्ट्रेट कोर्ट से क्या कॉल थी, व्हाट डिड द गवर्नर डू अबाउट इट, और गवर्नर ने उसके बारे में क्या किया था। कि द कॉलर्स सेड दैट दे नीडेड ए प्रिजन वैन विद ए कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर, कि 2 तो प्रिजन अधिकारी चाहिए और हमारे को एक प्रिजन वैन चाहिए, एक रिमांड केस के अंदर उनकी जरूरत है। द गवर्नर सेंट द वैन से बट देन बिगिंस टू वंडर दैट इट कुड बी होक्स कॉल, कि उसने वैन तो भेज दी बट उसको ये एहसास हो गया कि होक्स कॉल हो सकती है, फेक कॉल हो सकती है। बट उसने सोचा कि ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, कि मूर्खता नहीं करते, कोई पूछेगा मजिस्ट्रेट से भी कोई पूछता है। जिस तरीके से उसने जो बोर्ड से कॉल आई थी वापस कॉल की तो वो इंगेज हो गया था फोन, उसी तरीके से यहां भी उनके साथ यही बना। लास्ट में इवांस ने जो क्वेश्चन पेपर जो गवर्नर को दिया तो उसमें कहा था कि ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे सबूत हैं कि कहाँ पे मिलेगा वो, वास्तव में क्या था वो, व्हाट क्लूज हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड ऑन द क्वेश्चन पेपर पे कौन से क्लू छोड़ के गए थे वो, डिड दे हेल्प टू पुट इवांस बैक इन प्रिजन अगेन, क्या वो वास्तव में उन क्लू से वो इवांस जो जेल में पढ़ पाया था। ऑल द क्लूज लेफ्ट ऑन द क्वेश्चन पेपर पे जितने भी क्लूज थे वर ए पार्ट ऑफ एस्केप ऑफ द प्लान, वो भी एक हिस्सा थे, पार्ट ऑफ द एस्केप ऑफ प्लान ऑफ इवांस, इवान की योजना का हिस्सा थे वो। इनफैक्ट वास्तव में दे वर ऑल मीन टू पुट द पुलिस ऑन द रॉन्ग ट्रैक, वास्तव में क्या था कि उनको गलत मार्ग पे लगाना था पुलिस को, ताकि उनको सही मार्ग सही तरीके से पहुंच ना पाए। वाइल दे केप्ट लुकिंग इवान ए न्यू ब्रिज, कि वो पुलिस वाले जो उसको न्यू ब्री में ढूंढते रहे भी, उसके प्लान के यही था कि वो न्यू ब्री में एड्रेस दे दिया गया, वहां पे ढूंढ लेंगे। और ही हैड गॉन टू होटल गोल्डन लाइन चीपिंग नॉर्टन्स के अंदर अपने आप जाके वहां पे होटल बुक कर लिया था, वहां चला गया था ताकि वो ढूंढ ना सके उसको। नेक्स्ट है जो हाउ वाज द गवर्नर एबल टू फाइंड द प्लेस वेयर इवांस हैड गॉन, उन्होंने रॉन्ग ट्रैक पे लगा दिया था, फिर भी किस तरीके से गवर्नर जो इंटेलिजेंट था फिर भी कैसे ढूंढा था। द गवर्नर हैड लिसन्स टू ऑल द कन्वर्सेशंस बिटवीन मैक्लेरी और इवान के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो सुन रहा था। ही रिमेंबर द कोड नंबर, उन्होंने बोला था इंडेक्स नंबर ये डाल दें आप 313/271, दैट मैक्लेरी हैड आस्क्ड इवान टू फिल इन, जो मैक्लेरी को ने कहा था इवान को, मैक्लेरी ने, कि आप ये यूज करें, ये भरें इसको। फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड साइड का मैप उन्होंने देखा, मीन गवर्नर ने ऑक्सफोर्ड साइड का मैप निकाला। ही फाउंड दैट दिस प्लेस वाज द सेंटर्स ऑफ द चीपिंग नॉर्टन्स, को पता लग गया ये न्यूबरी में नहीं है, ये चीपिंग नॉर्टन्स में है। उसको एक बात और याद आई उससे स्लीप से, गोल्डन लाइंस ऑफ द करेक्शन स्लीप पे, दस ही वाज एबल टू मेक आउट वेयर इवांस हैड गॉन, तो इन 2 हिंटों से उसको पता लग गया था वो कहां पे गया होगा। लास्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन तो बहुत कुछ बनेंगे, सारी चीजों की चर्चा की गई है। हु डू यू थिंक हैज आउटविटेड अदर्स, इवांस और द गवर्नर, कौन किसने किसको आउटविट किया, किसने किसको हराया है। इट इज सर्टेनली इवांस हु आउटविट द गवर्नर, निश्चित रूप से हर स्टेप के अंदर गवर्नर को आउटविट किया है इवान ने, और कहानी के हर स्टेप पे ही ओवरविट द गवर्नर थ्रू स्पिरिटी इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, मतलब अपनी इंटेलिजेंस दिखाता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है। हिज ड्रामेटिक एस्केप फ्रॉम द प्रिजन एंड देन इक्वली ड्रामेटिक स्टॉक एट द गोल्डन लाइन आर एम्पल एग्जाम्पल। एक तो किस तरीके से जेल के अंदर से वो निकल के गया कि मैक्लेरी, उन्होंने समझा कि इवान चला गया, वो गया था एक्चुअली मैक्लेरी, और किस तरीके से गोल्डन लाइन होटल से फिर बाहर उसने किस तरीके से अपनी वैन का प्रबंध किया था, वहां से कैसे निकला, और बाद में मजाक भी कर गया है कि आपने जो आप कौन भाषा के अंदर किस भाषा की चर्चा की थी उन्होंने, कि आप वो पेपर देना चाहते हैं सितंबर के अंदर, मैं यहाँ पे वापस आ जाऊंगा, मीन्स इटालियन भाषा में जो पेपर होगा उसके लिए, और बट उन्होंने कहा कि आप नहीं निकल पाएंगे, परंतु उसको पता था कि मैं जो जहाँ रहा हूँ, जो मेरे साथ हैं वो मेरे साथी हैं। इस तरीके से इवान जो है एक बहुत बड़ा शातिर दिमाग का, बड़ा इंटेलिजेंट क्रिमिनल्स है, और इसको कॉन्जेंटल क्लेप्टोमेनिक्स है, मीन कॉन्जेंटल क्लेप्टोमेनिक, इसको जन्मजात चोरी करने की आदत है, बड़ा ही क्रिमिनल्स नहीं है, बट जेल से कैसे निकलना है ये इसके साथ ही इसकी हर स्टेप पे सहायता करते हैं, किस तरीके से वो निकल के जाता है। ये सारी की सारी स्टोरी एक फिल्म की टाइप में, हो सकता है कि कोई फिल्म भी इसके ऊपर बना दी हो, बट यहाँ पे जो शातिर दिमाग दिखाया गया है, हर जगह पे चाहे 4 अधिकारी उन्होंने तैनात किए हैं, फिर भी वहां से वो निकल कर जाता है। ये इसमें आपने देखा कि बताया भी गया स्टोरी में, और काफी सारे लेंथी है ये, अगर हम डिटेल में जाएंगे, बट क्वेश्चन आंसर वहां पे पूछे जाएंगे, वो हर चीज को बता दिया गया है, शायद इससे ज्यादा भी कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं बन सकते हैं, फिर भी अगर हैं तो इसके अंदर डिटेल में आ गई हैं।